एवरीवन, मेरा नाम तानिया सिंह है। मैं सिट्रस फ्रेट की तरफ से कम्युनिटी कनेक्ट में एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ आई हूँ। तो कम्युनिटी कनेक्ट बेसिकली हमने इसलिए शुरू किया था कि जो भी हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको कैसे एम्पावर और इन्फ्लुएंस किया जा सके कि वो एक अच्छा एक्सपोर्ट कर सके और उनको एक्सपोर्ट बिजनेस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सिट्रस फ्रेट इंडिया का पहला रीफर कंटेनर बुकिंग एप्लीकेशन है, जहां मेनली आप पेरिशेबल एक्सपोर्टर्स को हम सपोर्ट करते हैं। और हमारी यही कोशिश है कि जो भी हमारे एक्सपोर्टर हैं, अगर वो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं या फिर बड़ी मात्रा में वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको एक्सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सागर अग्रवाल जी हैं। हेलो सर। यस सर को 8+ इयर्स का बिजनेस एक्सपीरियंस है। वो एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर हैं और बहुत सारे कंट्री में विजिट कर चुके हैं। उनके 60K+ फॉलोअर्स हैं और उन्होंने बहुत सारे वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स अटेंड किए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सर के पास बहुत सारा नॉलेज है। तो आज हम आए हैं, जो आज हमारा टॉपिक है उस पे सर बात करेंगे और आपको जो भी सवाल है वो आप इस लेसन के बाद आप पूछ सकते हैं। हम इन सारे सवालों के जवाब देंगे और देने की कोशिश करेंगे। तो आप आखिरी तक बने रहिए। ओवर टू यू सर। आप प्लीज लोगों को बताइए आज आप क्या बात करने आए हैं। थैंक यू तानिया। सबसे पहले तो मैं ये सिट्रस फ्रेट, ये जो आपका पोर्टल है और आपके जो वहाँ पे फाउंडर एंड डायरेक्टर है विप्लव करके रिकी है, और आप सभी ने ये आज का ये वेबिनार इतना अच्छा अरेंज किया, तो आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहता हूँ कि काफी लोग जुड़े हैं हमारे साथ यहाँ पे। तो सबको अभी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ हमारा एक्सपीरियंस किसी को काम में आएगा। तो आज का ये पूरा अच्छा एक इवेंट क्रिएट करने के लिए थैंक यू आप सभी लोगों को। और सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे तो काफी लोग कभी कभार मुझे यूट्यूब पे देख चुके होंगे, यहाँ पे जितने भी है उसमें से। तो मेरा नाम है सागर अग्रवाल। आई एम ओनर एंड फाउंडर ऑफ द होराइजन एक्जिम ग्रुप्स। ये ग्रुप्स में अलग अलग 3 कंपनियां हैं जो मेनली बिजनेस हम करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। मैंने एग्रीकल्चर आइटम का एक्सपोर्ट करता हूं मैं खुद भी, और मेरे यहाँ से 15 से भी ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, और उसमें से भी 15 से ज्यादा वेराइटी में मैं एक्सपोर्ट करता हूँ अलग अलग कंट्रियों में। तो जैसे आज का ये जो टॉपिक है, इसमें काफी सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस में से कैसे आपको ख्याल रखना है कि आपको लॉस भी ना हो, प्रॉफिट कैसे हो पाए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज का पहला टॉपिक ये रहेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर्स, क्योंकि मेनली एग्रीकल्चर आइटम में डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर काफी लेंदी होती है, उसके बारे में भी आज के वेबिनार में हम बात करेंगे। हाउ टू डील विथ पेमेंट टर्म्स एंड फाइनेंस, वो भी बहुत जरूरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में। लॉजिस्टिक्स एंड स्टोरेजेस के बारे में बात करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में उसका क्या रोल है। एंड हाउ टू फाइंड बायर्स, जो सबसे ज्यादा लोगों का एक फेवरेट टॉपिक होता है, जो सबसे ज्यादा लोग ये बात सुनने के लिए वेट ही करते हैं कि हम सर हमें बायर कैसे मिलेगा। तो आज के दिन ये सारे टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज के ये वेबिनार। और उसके बाद आखिरी जो सेशन है उसमें हम 1 बाय 1 आप सभी के साथ जुड़ेंगे, आप सभी के साथ बात भी करेंगे, आप सभी का कुछ भी क्वेश्चन डाउट क्वेरी सॉल्यूशन हम करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार में आप आना चाहते हो, तो देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार जो है ये एक तरह का, आप बोलने जाओ तो काफी लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कोई बोलते हैं कि ये बिजनेस ऐसा है, कोई बिजनेस वैसा है। तो देखो, मैंने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, तब वो टाइम पे मैं ना ही कभी किसी के पास कोचिंग लेने गया था, या ना ही ये बाय बोन मुझे कोई गिफ्ट में ये बिजनेस मिला है। मैं भी एक आप ही की तरह एक छोटी सोच से आया हुआ एक लड़का हूँ, जिसने एक विश्वास रखा था कि ये सेक्टर में मैं आके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन पाऊंगा एक दिन। और जब मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, वो टाइम पे मुझे एक्सपोर्ट का ई और इंपोर्ट का आई दोनों
पता नहीं था। तो डॉक्यूमेंटेशन, बायर फाइंडिंग, फाइनेंस, ये सारी चीजें तो कोसों दूर थी मेरे से वो टाइम पे। तो आज से 6-8 साल पहले जब अपने बिजनेस की मैंने शुरुआत की, वो टाइम पे काफी परेशानी आई, काफी दिक्कतें आई, क्योंकि मार्केट में जब जाते हैं तो लोग हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं देते, गाइड नहीं करते, हमें डीमोटिवेट करते हैं। और ज्यादातर लोग वही हमें बोलते हैं बिजनेस ना किया जाए, बिजनेस ऐसा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ज्यादातर लोगों ने जितनी भी मुझे राय सलाह मशवरा किया, वो लोगों ने तो अपनी लाइफ में एक कंटेनर भी कभी एक्सपोर्ट नहीं किया था। वो लोगों ने ज्यादातर हमें एडवाइस दी थी। तो इंडिया में क्या एडवाइस तो फ्री की होती है, तो सब लोग देते हैं, ठीक है। तो देखो, डिसीजन लेना हमारे हाथ में होता है। तो वो टाइम पे डिसीजन मैंने लिया था कि जो भी हो जाए बिजनेस करूंगा, अपनी सोच से करूंगा। तो आज के दिन मेहनत की तो मैं आज एक मुकाम पे हूँ, और आप सभी को एक अच्छा नॉलेज मिले, गाइडेंस मिले, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, जिसका नाम है HIIM, होराइजन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HIIEM। मुझे पता था कि मुझे कोई वो टाइम पे मदद करने वाला था नहीं, तो मैं सबकी मदद कर सकूं, मैं किसी को अच्छा नॉलेज दे सकूं, इसलिए वही एक कारण से, वही एक रीजन से मैंने अपनी यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। तो आज अभी उसमें 50,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो देखो, आप खुद पे अगर भरोसा करते हो ना, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपको रोक सके काम करने से। जैसे मैंने अपने बिजनेस की जब शुरुआत की थी, तब परेशानी तो मुझे भी काफी आई थी। मेरे पास भी फाइनेंस नहीं था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने भी काफी लॉस झेले थे। पहले पहले काम किया तो उसी में भी 8-10 लाख का नुकसान हो गया था। तो परेशानी तो हमें भी आई थी। पर मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी काम की आप शुरुआत करते हो, अगर उसमें परेशानी आती है, तो आपको समझ लेना है कि आप राइट जगह पे हो, आप अच्छे रास्ते पे हो, आप सही रास्ते पे। अगर कोई परेशानी आपके रास्ते में नहीं आती, अगर आपका काम स्मूथली हो रहा है, इफ यू आर बिगिनर, अगर आप नए हो बिजनेस के सेक्टर में, और अगर आपके पास कोई परेशानी नहीं आती है, तो मेरी तरफ से ये मानना है कि तो आपको थोड़ी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आप गलत रास्ते पे हो। क्योंकि तकलीफ होती ही है अगर आप कोई नया और अच्छा काम करने जाते हो। तो परेशानी ये एक बिजनेस का पार्ट है, पर उसमें से रास्ता निकालना ये हमारा काम है। तो वो टाइम पे जब मैंने शुरुआत की थी, तो टाइम पे काफी परेशानी मुझे भी आई थी, पर मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया। मैंने कभी लोगों को ये नहीं बताया कि मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। मैंने उसका रास्ता निकालता गया, मेरे गलतियों में से मैं सीखता गया, और आज के दिन मेरा इतना एक्सपोर्ट चल रहा है। तो ये होती है एक सक्सेस स्टोरी एक बिजनेस की। सो नाउ कम टू द चैप्टर्स। ये जो हमारे आज के चैप्टर्स है, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस इन पेरिसेबल एक्सपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक चीज क्लियर करना चाहता हूं आप सभी लोगों से, कि देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में आज के दिन में जितने भी लोग मैं देख रहा हूँ ये सेक्टर में, उनमें से ज्यादातर लोग यूएई के पीछे पड़े हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। किसी को भी पूछो कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, ज्यादातर नए लोग बोल रहे दुबई, हाथ खड़ा करके बोलेंगे दुबई, दुबई, दुबई एक्सपोर्ट कर रहे। तो देखो, दुबई एक्सपोर्ट करना मेरे हिसाब से मैं कोई बड़ी बात नहीं मानता, क्योंकि दुबई की मार्केट इतनी ऑथेंटिक मार्केट नहीं है, ठीक है। काफी लोगों ने इनमें से जुड़े हैं, इसमें काफी लोगों ने लॉस भी किया होगा दुबई की मार्केट में काम करते हुए। मैंने भी रिसेंटली अभी 12 लाख का लॉस बुक किया है ये वीक में, दुबई दुबई की मार्केट में काम करते हुए। तो देखो, आप बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एक बिजनेस का पार्ट, ठीक है। बिजनेस में ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, हर टाइम पे आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा नहीं है। मेरे पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं भी खुद लॉस करता हूँ कभी कभार, क्योंकि दुबई की मार्केट है ही ऐसी। ज्यादातर हमारा पेरिसेबल आइटम में जितना भी एक्सपोर्ट होता है यूएई की मार्केट में, दुबई की मार्केट में, तो सारा कमीशन बेस पे एक्सपोर्ट होता है। तो इसमें आपको नुकसान जाने के चांसेस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट करोगे, तब आपके साथ कितने आदमी एक्सपोर्ट कर रहे हो आपको पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ओनियन का कंटेनर कर रहे हो, या ग्रीन चिल्ली का कंटेनर कर रहे हो, या कोई भी सूरन भर रहे हो, आप कोई भी आइटम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो दुबई की मार्केट में, यूएई की मार्केट।
तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपके साथ कितने लोग हैं उसने कंटेनर लोड किया है। अगर वहां की मार्केट में ज्यादा कंटेनर आ गए तो वहां की मार्केट डाउन होगी, तो आपको लॉस हो जाएगा। अभी पिछले हफ्ते मेरा 12 लाख का नुकसान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां की मार्केट में आमदनी ज्यादा हो गई, डिमांड जितनी थी उतनी रही, ठीक है, तो लॉस हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। पर ज्यादातर लोग है ना यूएई के पीछे पड़े हैं, यूएई के पीछे भागते रहते हैं। मैं खुद भी यूएई में इतना काम नहीं करता हूँ, काफी कबार मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, बहुत मैं यूएई में एक्सपोर्ट नहीं करता। मेरा ज्यादातर जो भी काम होता है वो फिक्स पे होता है। पर लोग कमीशन बेस पे ज्यादा काम करते हैं। देखो, मैं कमीशन बेस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि कमीशन बेस्ड सिस्टम है वो एक अच्छा सिस्टम है। उतना अच्छा सिस्टम तो नहीं है पर अच्छा सिस्टम है। अगर आप नए एक्सपोर्ट के फील्ड में आए हो, अगर आपके पास 8-10 लाख रुपए है और आपको इजीली कोई बायर ढूंढना है, तो यूएई से आपको बायर भी मिल जाएगा और कमीशन बेस पे आप कंटेनर एक्सपोर्ट कर सकते हो। पर इसमें आपको ये जान लेना जरूरी है कि कमीशन बेस पे जब आप काम करते हो तब वो काम कैसे होता है। काफी लोगों को पता नहीं होता कि कमीशन बेस में काम कैसे होता है। कमीशन बेस में इंडिया से सामान लेके यूएई की मार्केट में पहुंचाने तक का खर्चा एक्सपोर्टर खुद देता है, और ऊपर से वहां के जो इम्पोर्टर है वो आपसे कमीशन 5% चार्ज या 3% जो भी वो लेना चाहते हो कमीशन चार्ज करके फिर आपको वापस पैसा देंगे। ये होता है कमीशन बेस्ड वर्क यूएई में, राइट। मैं ये मानता हूं कि अगर आप नए हो तो आप 1-2 बार काम करो। अगर आपके लक अच्छे होंगे तो रो टाइम की मार्केट अच्छी होगी तो आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा आपको नहीं भी मिल सकता, क्योंकि वहां की मार्केट फ्लक्चुएट होती है बहुत। अभी वहां के ओनियन की मार्केट का हाल सबसे ज्यादा खराब है। जितने भी लोगों ने ओनियन के कंटेनर वहां पे भेजे, इंक्लूडिंग मी, तो सबको लॉस ही है वहां पे। तो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, काफी विजन से करते हैं। हमारे पास वहां पे और भी काफी रास्ते हैं, पैसा तो हम कमा लेंगे। पर सब लोगों के पास इतने रास्ते नहीं होते पैसे कमाने के, तो सब लोगों का नुकसान वहां पे होना तय है। तो मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, पेरिसेबल आइटम अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यूएई की मार्केट है वो इंडिया से सबसे नजदीक है, और भारत से इंडिया से सबसे ज्यादा पेरिसेबल आइटम एक्सपोर्ट होती है यूएई में ही। पर आपको मैं बता दूं, सिर्फ यूएई में ही नहीं होती है, यूएई को छोड़ के भी और भी मार्केट है जहां पे एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, ईरान, अफ्रीका, यूरोप, वियतनाम, फिलीपींस, ये सारे ऐसे कंट्री है जहां पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है पेरिसेबल आइटम्स। मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूँ ये सारे कंट्री, सिर्फ मैं यूएई में काम नहीं करता हूँ, ठीक है। तो होता है क्या कि ज्यादातर जितने भी नए लोग होते हैं, जितने भी नए बिगनर्स है ये फील्ड में, वो सारे यूएई को पकड़ लेते हैं, यूएई को सिलेक्ट वो नहीं करते, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यूएई सिलेक्ट हो जाता है। क्योंकि 6-8 महीने मेहनत की, बायर नहीं मिला, तो ओवरऑल क्या हुआ कि यूएई में तो लोग काफी बैठे हैं, वो जो हमारे इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, वही लोग हैं वहां पे जो कंपनी खोल के बैठे हैं। तो इजीली आपको अप्रोच करेंगे, आपको थोड़ा लालच वगैरह देंगे, तो आप इजीली उसके साथ मान के काम कर लोगे, फिर आपका लॉस वहां पे होना ही होना। तो यूएई में क्लाइंट मिलना बहुत आसान है। सबसे पहला तो रीजन ये है वहां पे काम करने का, ज्यादातर लोग वहां पे इसलिए काम करते हैं कि बायर उसको आसानी से मिल जाए। और मैं मानता हूँ कि जितने भी वहां पे इंपोर्टर है, एक्चुअल में वो आपके बायर नहीं है, 2000 तक कमीशन एजेंट्स, मैं उसको कमीशन एजेंट बोलता हूँ, क्योंकि वो मुझसे कमीशन लेके मेरे ही पैसे से माल इंपोर्ट करके वहां की मार्केट में बेचता है। मैं उसको इंपोर्टर जरा भी नहीं मानता। इंपोर्टर किसको बोलता हूं मैं? जो मुझसे सामान खरीदे फिक्स रेट में और मेरे से फिक्स में काम करे, फिर एडवांस में काम करे, क्रेडिट में काम करे, वो बात अलग है, पर फिक्स में काम करे, फिर वहां का कस्टम क्लियरेंस करने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका है, उसकी कंट्री में माल बेचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंपोर्टर का है। मैं उसको इंपोर्टर मानता हूँ। दुबई में जो भी आपका लोग है जो आपसे सामान खरीदते हैं कमीशन बेस पे, दोज आर द कमीशन एजेंट्स, दोज आर नॉट अ इंपोर्टर मेनली, राइट। यूएई में दो तरह से काम होता है, फिक्स में भी काम होता है, कमीशन में भी काम। तो फिक्स में भी जब काम करने जाओ तब भी थोड़ा ख्याल रख के काम करना, क्योंकि वहां पे फिक्स में तो काम होता है पर वो लोग क्रेडिट में आपसे सामान बेचने को बोलते हैं, ठीक है।
तो काफी लोग क्या करते हैं कि लालच में आके क्रेडिट में उसको सामान बेच दिया। तो भी ये जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस इन पेरिसिबल एक्सपोर्ट्स, तो इसी के लिए ये टॉपिक के अंदर ये सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वहां पे आपने अगर सामान क्रेडिट में बेचा तो भी आपको लॉस जाने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वहां पे इंपोर्टर है, काफी फ्रॉड होते हैं जो पैसे नहीं देते। क्योंकि मेरे पास काफी वहां की मार्केट का बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरी खुद भी कंपनी है यूएई में, मैं खुद भी वहां पे इंपोर्टर हूँ, मैं अपना सामान खुद एक्सपोर्ट करता हूँ, वहां पे खुद इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं काफी लोगों को जानता हूँ, मेरे सामने भी वो लोग लूट के जाते हैं सबको, हमने देखा है सब लोगों को ऐसा करते हुए। पर ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं मार्केट में कि काम मत करो। हम किसी को हाथ पकड़ के मना नहीं कर सकते कि आप मत करो, ठीक है। ये कॉमन सेंस होनी चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप क्रेडिट में काम करोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में, स्पेशली इन इन पेरिसेबल मार्केट, तो आपको नुकसान जाना तय है। मेरे को नुकसान होता है नहीं होता, तो हाँ मुझे भी नुकसान होता है जब ऐसी सब कंडीशंस में मैं काम करता हूँ। तो मैंने भी काम किए हैं, काफी कबार क्रेडिट में भी काम किया है, काफी कबार मैंने कमीशन बेस पे भी काम किया है। करना भी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सीखने के लिए करता हूँ, ऐसा नहीं है कि हर चीज में कमाने के लिए करता हूँ। मार्केट ऑब्जर्व करने के लिए भी मैं काफी कंटेनर करता हूँ, उसमें मेरा नुकसान होता है तो भी उसमें से मैं कुछ 5 चीजें सीख के आता हूँ, तो नुकसान मुझे जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बाकी लोगों को मैं देखने जाऊं तो सबका अगर मैं देख के चलूं तो सबका ऐसा नहीं है। किसी का 2 3 5 लाख रुपए का भी होगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो उसके लिए वो बड़ा लॉस हो जाएगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो लोगों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कमीशन बेस वाले काम में, क्योंकि कमीशन वाला जो गेम है ये बहुत बड़ा गेम है। इसमें अगर आप काम करना चाहते हो तो मंथली आपका 4 5 कंटेनर आपको रेगुलर करना है, क्योंकि 1 2 मार्केट आपको खराब मिली तो आगे की 1 2 मार्केट अच्छी मिल जाएगी, तो माइनस माइनस आप प्लस फिर वापिस हो जाओगे। तो इस तरह से अगर आप क्रेडिट में काम करते हो, पहली चीज तो भी आपको नुकसान है पेरिसेबल आइटम में, और अगर आप कमीशन बेस पे काम करते हो तो भी आपको नुकसान है। तो मैं ये मानता हूँ कि पेरिसेबल आइटम में ये दोनों में से किसी में काम नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी एडवांस में काम करता हूँ ज्यादातर, ये भी मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूँ तो मेरा ज्यादातर एडवांस में काम होता है। ऐसा नहीं है कि 100% एडवांस ही सबको मिलता है, काफी कबार 50% एडवांस मिलता है, काफी कबार 60% मिलता है, काफी कबार 100% भी मिलता है, ठीक है। तो अगर आप एडवांस लेके काम करोगे तो आप सेफ हो। अगर आपको क्रेडिट में ही काम करना है तो आप ईसीजीसी पॉलिसी लेके एक्सपोर्ट करो, ताकि आपको नुकसान हो, आपका बायर आपको पैसा ना दे, आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो एटलीस्ट ईसीजीसी काउंसिल की ओर से आपको 90% आपका इनवॉइस का अमाउंट है आपको मिल जाए। पर ईसीजीसी पॉलिसी लेके भी काम अगर आप करने जाओगे और उसमें से भी आपकी क्वालिटी कुछ खराब है और आपकी तरफ से कुछ भूल हो गई है, तो वो ईसीजीसी कवर में भी कवर नहीं। तो काफी कबार नए जो एक्सपोर्टर होते हैं उसको पता नहीं होता क्वालिटी का ध्यान कैसे रखा जाए, प्रोडक्ट का ध्यान कैसे रखा जाए, क्योंकि पेरिसेबल आइटम है, पेरिसेबल आइटम में खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप क्रेडिट में काम करोगे ओवरऑल तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इन पेरिसेबल एक्सपोर्ट बिजनेस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट भी है ये मार्केट। अभी मैंने बात कर ली वो रिस्क की और लॉस की बात कर ली, अभी मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ। ये मार्केट में प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। काफी कबार आपके भाई लक अच्छे होते हैं ना तो मार्केट के बीच में अच्छा गेप भी मिलता है। जैसे मैं खुद भी ओनियन वगैरह एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे मार्केट का एक ट्रेंड पता होता है, तो ओनियन का मार्केट जो है वो कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है। मोस्टली आप देखने जाए तो अभी ये एक इकलौता ऐसा साल है कि जिसमें ओनियन का रेट ऊपर नहीं गए, बाकी सितंबर से लेके दिसंबर तक ओनियन के रेट सबसे ज्यादा होते हैं। फिर जनवरी से लेके मार्च तक का जितना भी होता है वो थोड़ा डाउन ग्रेड होता है, मतलब मार्केट थोड़ा नीचे आता है। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं कि हमारा जनवरी से लेके मार्च के बीच में जितना भी ऑर्डर निकलता है उसमें हमें थोड़ा फ्लक्चुएशन का फायदा मिल जाता है। मतलब समझो कि आज कांदे का रेट 12 रुपए चल रहा है, अगर हमने किसी को रेट 12 रुपए दे दिए, फिर अभी कंटेनर करेंगे तो उसमें 3 4 दिन का टाइम जाए,
और वो इन बिटवीन अगर वो टाइम है वो उसमें मार्केट डाउन हो गया तो हमें फायदा भी हो जाएगा, ठीक है, हम ज्यादा भी कमा लेंगे। अगर मार्केट समझो कि 10 रुपए हो गया तो पर केजी के ऊपर 2 रुपए एक्स्ट्रा हमें हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बिजनेस में आप काफी कमा भी सकते हो। गवर्नमेंट की ओर से स्कीम का भी लाभ मिलता है, वो है RODTEP स्कीम, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज। तो RODTEP स्कीम में भी आपको 2% से लेके 5% के बीच में FOB वैल्यू पे आपको गवर्नमेंट की ओर से भी बेनिफिट मिलता है पेरिसिबल आइटम में। उसके साथ एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसका नाम है ड्यूटी एंड ड्रॉबैक DBK, तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिलता है। इससे पहले भी मैं आपको बात करूं कि 2020 के साल से पहले तो MEIS मिलता था। तो MEIS में तो हम बहुत ज्यादा कमाते थे, गवर्नमेंट की ओर से जो सब्सिडी मिलती थी उसमें। और उसमें से भी एक स्कीम का नाम था TMA, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस करके एक स्कीम थी, अभी वो बंद हो गई अभी 3 से 4 महीने पहले। वो स्कीम के अंतर्गत हमें पर कंटेनर के ऊपर कुछ 28,000 रुपए गवर्नमेंट की ओर से मिल रहे हैं, प्रॉफिट को छोड़ के। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिल रहे थे आज के दिन। और उसमें से भी एक बेनिफिट आज के दिन, अभी 2 बेनिफिट ऐसे मिल रहे जो है RODTEP और DBT। तो अगर आप कोई भी आप सामान आप एक्सपोर्ट करते हो तो फॉर एग्जाम्पल 12 से 13,000 रुपए तो आपका कुछ DBK आपका ये RODTEP कुछ गवर्नमेंट की ओर से बन जाएगा पर कंटेनर के ऊपर। अगर आपकी FOB वैल्यू कुछ समझो कि 7 लाख 6 लाख के आसपास है, DBK कुछ मिल जाएगा 1,000 रुपए के आसपास। और ऊपर से आपका कोई भी कंटेनर आप एक्सपोर्ट करते हो, हम पेरिसिबल आइटम क्या है कि देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हर एक कंटेनर के ऊपर मैं लाख लाख 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ, इतना मार्जिन रखता हूँ। इट्स नॉट अ पॉसिबल। तो लाख लाख रुपए का यहाँ पे मार्जिन नहीं होता। टू बी वेरी फ्रेंक आपको मैं बता दूं, हर एक कंटेनर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हार्डली हम 30-35 हजार रुपए कमाते हैं। ओपनली मैं बोलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा मार्जिन रह के आप चलोगे ना तो मार्केट में क्या होगा, आप किसी को कोटेशन दोगे ना, आपका कोटेशन वहां पे अप्रूव ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी कॉम्पिटिशन में और किसी ने 25,000 का अपना मार्जिन रख के काम कर दिया, किसी ने 15,000 का भी कर दिया, तो आपका ऑर्डर मिलने का चांसेस ज्यादा। तो एटलीस्ट हम ट्राई करते हैं कि 15,000 से लेके 35,000 के बीच में कंटेनर के ऊपर हमें कुछ फायदा मिले, और इनमें से हम कुछ नेगोशिएट करते हैं बायर के साथ। पेरिसिबल आइटम का जो मार्केट है, ये मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ज्यादातर जो बिगनर लोग हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर पेरिसिबल आइटम में आपने एक्सपोर्ट कर दिया, अगर पेरिसिबल की ये जो लाइन है इसमें आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो मतलब आप दुनिया की कोई भी आइटम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर लो, आपको कहीं पे भी आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि ये जो है ना सबसे ज्यादा रिस्की मार्केट है, सबसे ज्यादा लेंथी प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन, लेबोरेटरी टेस्ट करवाना, रेसिड्यू फ्री है कि नहीं वो चेक करवाना, क्योंकि हम भी यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पे भी ऑर्गेनिक चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, उसके हजारों सर्टिफिकेट वो लोग उनसे डिमांड करते हैं। तो पेरिसिबल में एक्सपोर्ट करना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अगर आपने पेरिसिबल में काम कर लिया तो फिर आपको हर कोई कमोडिटी है वो आसान लगने लगेगी, क्योंकि पेरिसिबल में काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में अगर आप काम करते हो स्पेशली इन पेरिसिबल आइटम्स, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों चांसेस है। पर लॉस उन्हीं को होता है जिसके पास नॉलेज नहीं होता, जिसको पता नहीं होता कौन सी कंट्री में कौन सी पेमेंट हमसे काम चलता है। जैसे आप मलेशिया इंडोनेशिया के पास जाओगे तो वहां पे एडवांस वो लोग कम देते हैं, वहां पे वो DADP में काम करते हैं क्योंकि वहां पे ऐसा ट्रेंड है। थोड़ा आप मेहनत करोगे तो एडवांस आपको देंगे, पर फिक्स का मार्केट है, कमीशन बेस्ड नहीं। बांग्लादेश जाओगे तो बांग्लादेश में हमें पता है कि ज्यादातर LC में काम होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में। श्रीलंका और UAE ये दोनों जगह पे ज्यादातर कमीशन बेस पे काम होता है। तो जो आप कंट्री आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है ना, वहां पे आपको ये देखना है कि वहां पे क्या ट्रेंड चल रहा है पेमेंट टर्म्स से। अगर UAE में जाके आप कितनी भी मेहनत करोगे 1 साल 2 साल 5 साल, पर अगर आप मान के बैठे हो कि UAE की मार्केट से हमें एडवांस पेमेंट मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि UAE से कभी एडवांस पेमेंट मिलता ही नहीं, क्योंकि वहां की मार्केट ही इतनी कमीशन वाली है। आप नहीं तो आपका कोई दूसरा भाई उसको क्रेडिट में माल बेच ही देगा, तो आपको एडवांस पेमेंट वहां पे कोई देने वाला है।
तो आप अगर वहां पे एडवांस पेमेंट की आशा लेके बैठे रहोगे तो आपका काम होने वाला है नहीं, वैसे भी आपका टाइम वहां पे ज्यादा वेस्ट होगा। तो आपको ये ट्रेंड का पता होना चाहिए, मार्केट का पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपकी चवन्नी गिरी है, तो कहाँ पे आपको उसको खोजना है, ठीक है ना। मतलब गलत जगह पे आप खोजते हो तो आपका टाइम वहां पे वेस्ट होता है और आपका बिजनेस होता नहीं है। और लोग फिर क्या करते हैं, बिजनेस से एग्जिट हो जाते हैं कि हाँ हमने बहुत मेहनत की पर एक्सपोर्ट के बिजनेस में काम नहीं हुआ। एक्चुअल में ऐसा नहीं था, आपके पास नॉलेज नहीं था, आपके पास कम नॉलेज होने के कारण आपने गलत जगह पे अपना इस्तेमाल ज्यादा कर लिया, अपने मेहनत ज्यादा कर दी, तो फिर आपका वहां पे कोई रिजल्ट आने वाला था ही नहीं। पर आपको कभी आपकी भूल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। ये दोनों चीज होगी तो फिर आप ये बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस वाली बात कर ली, अभी हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में डॉक्यूमेंटेशन कितने कितने तरह के होते हैं। काफी लोग एक्सपीरियंस से उन लोगों को पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार में कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आप पेरिसेबल आइटम एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसमें आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका एक आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना जरूरी है, एक आपका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उसके बाद एक आपका आईडी कोड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पोर्ट पे, उसके बाद आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक आरसीएमसी सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बता दिया। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स है, जिसको हम बोलते हैं प्री शिपमेंट। उसका मतलब होता है शिपमेंट करने से पहले, मतलब जब आप कंपनी बनाते हो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले तो आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर इतने डॉक्यूमेंट आपके पास है और अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है, सो ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट कितने कितने तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं पेरिसेबल आइटम में, मोस्टली वो आपको मैं बताऊं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका कोई भी ऑर्डर आपके बायर से मिले तो आपको एक परफॉर्मा इनवॉइस बनाना है, जिसको हम कॉमर्शियल इनवॉइस बोलते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस। उसके बाद उसमें सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट ऐड करना है, वो डॉक्यूमेंट ऐड करना है पैकिंग लिस्ट। और उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे उसमें आपका लगेगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जिसको हम COO बोलते हैं, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इश्यू होता है। उसके बाद आप आगे देखने जाओ तो ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट आपको जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, जो आपको फाइटो की एक गवर्नमेंट की एक बॉडी है, वहां से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। आपका कस्टम हाउस एजेंट आपको आपका CHE निकाल के ये देता है। फाइटो फाइल करने के बाद अगर आपका कोई वुडन का कोई पैलेट्स वगैरह आपने नीचे बिछाए कंटेनर, तो उसके लिए आपको फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अदरवाइज अगर आपने कोई वुडन की कोई चीज का इस्तेमाल नहीं किया पैकिंग करने में, तो फ्यूमिगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद आगे डॉक्यूमेंट की प्रोसीजर में बात करें तो जैसे मैं खुद भी यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट करता हूँ, तो लोग हमसे काफी कबार बोलते हैं, काफी कबार नहीं जैसे हर एक बार बोलते ही है हमें, कि आप हमें रेसिड्यू फ्री सर्टिफिकेट दो आपकी प्रोडक्ट का, मतलब इसमें कोई केमिकल तो नहीं है, कोई एफ्लाटॉक्सिक तो नहीं है, ऐसे हमें सर्टिफिकेट चाहिए ताकि हम ये जान सके कि इंडिया से ये जो सामान आ रहा है इसमें इतने इतने तरह के केमिकल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि EU सर्टिफाइड जो यूरोपियन यूनियन है, वहां के सर्टिफाइड इंडिया में काफी लेबोरेटरी है, आपको अपेडा की वेबसाइट से उसका पूरा लिस्ट मिल जाएगा। किसी को भी वो लेबोरेटरी का अता पता नाम नंबर चाहिए, हर एक स्टेट में, बॉम्बे में है, अहमदाबाद में है, हर एक स्टेट में है। तो EU स्टैंडर्ड लेबोरेटरी से हम उसका लैब रिपोर्ट करवाते हैं। लैब रिपोर्ट आने के बाद फिर वही माल सामान है उसको हम खरीदते हैं फार्मर से। अगर उसमें कोई उस तरह का केमिकल नहीं डिटेक्ट हुआ है, तो अगर हुआ है तो फिर हम नहीं खरीदेंगे। अगर पेरिसेबल आइटम में आप यूरोपियन कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर ये सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं। दुबई मलेशिया की मार्केट के लिए कोई जरूरी है नहीं, क्योंकि वहां पे ये सारी एशियन मार्केट है तो यहाँ पे चलता है। पर यूरोपियन कंट्री वाले हैं, वो बोलते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई,
तो वो लोग हमसे ये थोड़ा लेबोरेटरी वगैरह रिपोर्ट वगैरह हम मांगते हैं, वो सर्टिफाइड उसकी लेबोरेटरी होती है, वहां से हम उसको पहले अप्रूवल ले लेते, फिर वही सर्टिफिकेट वाला हम सामान खरीदते, उसका पैकिंग करके फिर वहां पे हम एक्सपोर्ट करते। अगर वहां पे आपने सामान गलत भेज दिया, मतलब पेस्टिसाइड वाला केमिकल वाला प्रोडक्ट भेज दिया और वहां पे डिटेक्ट भी हो गया, तो वहां पे वो सामान डंप करने के चार्जेस भी एक्सपोर्टर को बेयर करना पड़ेगा। जैसे मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूँ, अगर केमिकल वाला वहां पे सामान निकला तो फिर उसको डंप मतलब फेंकने के भी चार्जेस मुझे देने पड़ेंगे एज एक्सपोर्टर। अगर मैं मना करता हूँ तो फिर वो लोग मुझे यूरोप में कभी बिजनेस नहीं करने देंगे। ठीक है, तो देखो जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो, तब जो भी टेरिटरी में आप एक्सपोर्ट करते हो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि वहां पे अभी क्या नियम है, वहां पे अभी क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, उस हिसाब से आप काम करो, ताकि आपके प्रॉपर सर्टिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन हो, आपका सामान कहीं पे अटके नहीं, आपका कार्गो कहीं पे अटके नहीं और आसानी से क्लियर हो जाए। अदरवाइज पेरिसेबल आइटम है तो ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 2 हफ्ता वहां पे पड़ी रहेगी, तो आपके रेफ्रिजरेटर कंटेनर भी में भी वो सामान सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट में कभी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट में गलती की और आपका वहां पे सामान पड़ा रहा हफ्ता 2 हफ्ता, और ऐसी चिली वगैरह ऐसी आइटम है, तो तुरंत वो खराब होना स्टार्ट हो जाए। सो डॉक्यूमेंट का पार्ट है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। हमारे 2 चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो गए, हाउ टू डील विथ पेमेंट एंड फाइनेंस। देखो पेमेंट एंड फाइनेंस ये आपको अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप क्रेडिट में काम करते हो तो आपकी आपकी जेब से आपको अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप कोई एलसी में काम करते हो तो आप एलसी का डिस्काउंट भी करवा सकते हो बैंक से। जैसे आपका कोई इरिवोकेबल एलसी 8 या ऐसा कुछ एलसी है, तो आप बैंक से उसका डिस्काउंटिंग भी करवा सकते हो, तो बैंक से भी आपको फाइनेंस मिलेगा। वो फाइनेंस का आप इस्तेमाल करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे बाहर से पैसे आ जाएंगे आप बैंक को दे सकते हो। इस तरह से आप फाइनेंस भी अरेंज कर सकते हो, अगर आपके पास खुद के पास भी फाइनेंस नहीं है तो। और इसी ड्रिप कैपिटल और काफी ऐसी थर्ड पार्टी कंपनी है जो फाइनेंस अरेंज करके आपको देती है, तो आप उसे भी फाइनेंस करवा सकते हो, उससे भी आप फाइनेंस ले सकते हो, उसके भी काफी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। और अगर आगे आप देखने जाओ तो एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका नाम है निर्विक। तो जैसे आप कभी गूगल करिएगा, निर्विक की ओर से भी काफी लोगों को सपोर्ट मिलता है एक्सपोर्ट में, वो लोग भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। निर्विक जो है गवर्नमेंट की एक बॉडी है। तो ऐसे आपको फाइनेंस की कुछ भी तकलीफ है तो आप ऐसे थर्ड पार्टी ऐसी काफी एजेंसीज है जिसका आप इस्तेमाल करके फाइनेंस अरेंज कर सकते हो। और अगर आप एडवांस में काम करते हो तो फिर फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपका बायर ही आपको पेमेंट दे रहा है। अगर वो 100% दे रहा है बाय लक, तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन से आपको डायरेक्ट बायर से 100% एडवांस मिल रहा है, तो आपको पेमेंट फाइनेंस अरेंज करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर बायर से 100% एडवांस ना मिले, 50% एटलीस्ट मिले, तो फिर 50% तो आप कहीं से ना कहीं से अरेंज कर ही लोगे, क्योंकि 50% अगर आपके पास आया है किसी का, समझो कि 8 लाख का कंटेनर है, तो 4 लाख बाहर से आए हैं, तो पिछले 4 लाख में कुछ ना कुछ आपका तो प्रॉफिट भी एड होगा। तो एटलीस्ट आपको पूरे 4 लाख अरेंज नहीं करने हैं, बहुत कम अरेंज करने हैं उससे भी। तो आपको वो भी ज्यादा से ज्यादा क्या 10-15 दिन के लिए आपको यूटिलाइज करना है, तो आप कहीं से भी अरेंज कर लो। तो ऐसी टर्म्स में आपका फाइनेंस का भी सॉल्यूशन हो जाता है अगर बायर से कुछ भी एडवांस पेमेंट मिलता है। अगर बायर से कोई एडवांस पेमेंट नहीं मिलता, क्रेडिट में काम करना चाहते हो, तो मैंने आपको बताया ऐसी सारी थर्ड पार्टी एजेंसीज और कंपनीज है जिसका आप इस्तेमाल करके फाइनेंस एंड पेमेंट का आप कुछ ना कुछ लाभ उठा सकते हैं।
नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट इज लॉजिस्टिक एंड स्टोरेज। तो ये लॉजिस्टिक एंड स्टोरेज में आज के दिन ये सिट्रस भी है, ये भी एक अच्छी कंपनी है। मैंने खुद भी सिट्रस से काम किया है, मैंने अभी 2 कंटेनर रिसेंटली बुक करवाए हैं तो उसकी सर्विसेज काफी अच्छी थी, वो लोग भी काफी एक्सपीरियंस है, पोलाइट है, उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है और वो टाइम पे सर्विस भी देते हैं, आपको रेट भी अच्छा देते हैं मार्केट की कंपेयर में। तो काफी लोगों को एक दिक्कत होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में कि सर हमें सीएचए कैसे मिलेगा, हमारा कस्टम क्लियरेंस कौन करेगा, हमारा डॉक्यूमेंट फाइल कौन करेगा। ठीक है, सारी एक एक्सपोर्टर के दिमाग में ये दिक्कत होती है। तो अगर आप ये सिट्रस के पास जाते हो, ऐसी कंपनी के पास जाते हो, तो आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक रूफ के नीचे आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाए। जैसे कंटेनर बुकिंग का, ये भी ये लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड करके देते हैं, कस्टम क्लियरेंस की भी आपको सर्विस प्रोवाइड करके देते हैं। उसके साथ आप आगे देखने जाओ तो डॉक्यूमेंटेशन सारे बना के आपको दे देंगे, बिल ऑफ लेडिंग भी आपको आपके तक पहुंचा देंगे, सरेंडर करना है तो सरेंडर करवा देंगे। तो मतलब ए से लेके जेड तक का पूरा लॉजिस्टिक का पार्ट आपको ये सिट्रस है, ये आपको क्लियर करके दे सकती है। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा। अगर आप में से कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहता है तो कभी 1-2 बार सर्विस लेके देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा आई होप। इसके अलावा लॉजिस्टिक एंड स्टोरेज, ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि अगर लॉजिस्टिक में अगर गलती की तो भी बहुत नुकसान है। जैसे काफी नए लोग हैं तो लोगों को पता नहीं होता कि सर हमें कंटेनर कहाँ से बुक करवाना है। आज के दिन मार्केट में काफी सीएचए है, कस्टम हाउस एजेंट, जो अपने आप को सीएचए बोलते हैं पर एक्चुअल में सीएचए नहीं है। तो दोज पीपल आर एजेंट्स, वो सिर्फ एजेंट है। तो एजेंट होता है ना, वो क्या करता है, तो सीएचए का आईडी यूज करके फिर वो काम करता है, एक्चुअल में वो खुद सीएचए नहीं होता। और उसको अगर पता चल जाए कि अगर आप नए हो ये फील्ड में, इफ यू आर बिगिनर, और उसको पता चल जाएगा तो मार्केट से वो आपको ज्यादा रेट देंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। हमारे लिए तो यहाँ पे 10,000 5,000 के ज्यादा मायने रखते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन में अगर आपने महंगा कंटेनर कहीं से बुक करवा लिया, कस्टम क्लियरेंस का खर्चा आपने ज्यादा दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपने ज्यादा दे दिया, तो ओवरऑल क्या होगा कि आपका कोटेशन ज्यादा आ जाएगा। और वो कोटेशन आप बायर के सामने रखोगे तो या तो बायर उसको डिक्लाइन कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अगर वो एक्सेप्ट भी करेगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कट जाएगा। तो इसी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ काम करना चाहिए, जो आपको मार्केट से अच्छा कॉम्पिटिटिव रेट दे। क्योंकि पेरिसेबल आइटम में ज्यादातर जो भी फ्रेट फॉरवर्डर है, अगर उसको पता चल जाता है कि आप नए हो तो मार्केट से थोड़ा आपको रेट वो ज्यादा ही देते हैं। देखो मैं ओरिजिनल एक्चुअल जो सिनेरियो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने काम किया है और मैं कर रहा हूँ आज के दिन, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें मैंने खुद भी रियलाइज की है। तो ऐसे सिट्रस के जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर हम कहीं ना कहीं थोड़ा भरोसा दिखा सकते हैं कि ये लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये लोग इक्वली सबको ट्रीट करते हैं। इफ यू आर बिगनर, इफ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, ऐसे कोई लॉजिस्टिक चैनल से अगर आप काम करते हो तो फिर आपको नुकसान जाने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि इंडिया से ही आपने 2-3-5 रुपए बचा लिया तो ओवरऑल आपका फायदा होना ही होना। तो लॉजिस्टिक में अगर आप कहीं पे गलती करते हो, गलत लोगों के एजेंट के हाथ से आप बुक करवाते हो, तो आपका कोटेशन ज्यादा आएगा। जैसे मैं खुद भी एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मैं ऑलवेज एक्सपोर्ट करता हूँ, उसमें मेरा कोटेशन सबसे लोवेस्ट होता है कंपेयर टू अदर एक्सपोर्टर। क्यों? क्योंकि मेरे पास आज के दिन अच्छे से अच्छी लॉजिस्टिक सर्विस है, अच्छे से अच्छे सीएचए है मेरे पास,
काफी कबार तो मैं खुद ही अपना कंटेनर बुक करवा लेता हूँ, मेरे पास भी सारे आईडी पासवर्ड है हर एक लाइन के, मर्स्क है, हैपेग lloyd है, एमएससी है, सबके लाइसेंस और सबके आईडी पासवर्ड्स मेरे पास है। तेज एक्सपोर्टर मैं खुद बुक करवा लेता हूँ काफी कबार तो कंटेनर से। कस्टम क्लियरेंस के लिए कोई मैं एजेंट को बीच में काम दे देता हूँ, तो मेरा तो बहुत सस्ते में काम हो जाता है। पर हर एक एक्सपोर्टर के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं होता। तो सभी को ये लॉजिस्टिक्स एंड ये सारे सीएचए का आपको हेल्प लेना जरूरी है। तो इसके लिए आपको ये ऐसी कंपनी को चूज करे कि जो आपको अच्छा कोटेशन दे, आपको रिलायबल सर्विस दे, टाइमली काम के साथ काम करे, आपके साथ मर्ज करके काम करे। क्योंकि काफी कंपनी ऐसी भी है कि फिर टाइम पे फोन नहीं उठाती, उसके फोन नहीं लगते, काम तो चलो एक बार हो गया, फिर डिले ही डिले होता रहता है। क्योंकि पेरिसेबल आइटम में अगर आपने गलती की और अगर आपका सामान पोर्ट पे पड़ा रहा, तो भी आपको वो कंटेनर प्लग इन करने के चार्जेस, अनप्लगिंग प्लगिंग का, और टाइम पे नहीं पहुंचे उसके चार्जेस भी एक्सपोर्टर को बेयर करने होते हैं। सीएचए तो अपने हाथ खड़े कर लेता है कि हमारा इसमें कोई फॉल्ट है नहीं, और सब आप ही के ऊपर आ जाए, राइट। तो गलत कंपनी के साथ काम किया मतलब आपको नुकसान जाने के चांसेस ज्यादा है। तो मेरी तरफ से आपको यही एक सलाह है, सजेशन है कि कभी भी काम करना चाहो तो ऐसी अच्छी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ काम करना कि जिसके ऊपर आप थोड़ा कुछ भरोसा कर सको, और वो कंपनी कुछ ऑथेंटिक। और ऊपर से एक आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर समझो कि मैं हूँ गुजरात से, मेरा मुंद्रा से भी काम चलता है, बॉम्बे नावा से भी चलता है, साउथ से भी चलता है। मुंद्रा से काम चलेगा तो मुंद्रा में सीएचए रखना पड़ेगा, नावा सेवा से काम चलेगा बॉम्बे तो नावा सेवा बॉम्बे में सीएचए रखना पड़ेगा। कोई साउथ के साइड से, कोई बेंगलोर के वो साइड से अगर मेरा कंटेनर जा रहा है तो वहां पे मुझे सीएचए रखना पड़ेगा। तो ऐसी कोई आप कंपनी आप पकड़ते हो सिट्रस के जैसी, तो हर एक डेस्टिनेशन पे आपको सीएचए अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तो सिर्फ एक ही कंपनी को काम दे देना है, फिर आगे का वहां पे सारा ऑपरेशन जो हैंडल करना है वो कंपनी का हेड है। तो हर एक जगह पे आपको आना जाना नहीं होता। काफी कबार क्या है कि मेरे कॉन्टेक्ट नहीं होते ऐसे कोई साउथ में, बेंगलोर वगैरह, तो मैं सीट्रस को काम दे दूंगा, तो सीट्रस का अगर कोई वहां पे कॉन्टेक्ट होगा तो वो लोग वहां पे मेरा काम करवा के देंगे, राइट। तो इसलिए आपको अगर ऐसी कोई अच्छी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हो और काम करोगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको हर एक डेस्टिनेशन के ऊपर एक सीएचए अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई अच्छी अच्छी एमएनसी कंपनी को पकड़ लो कि जिसका हर एक डेस्टिनेशन पे सर्विस होता है, तो आपको अंडर वन रूफ सारी डेस्टिनेशन पे सारा काम ए से लेके जेड तक लॉजिस्टिक का आपको सारी सर्विसेज एक ही रूफ के नीचे मिल जाए, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो आज का ये टॉपिक था, जो सबसे ज्यादा लोगों को जानना रहता है, सबसे ज्यादा समझना रहता है, वो टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट, हाउ एक्सपोर्टर विल फाइंड द बायर्स। एक्सपोर्टर बायर कैसे फाइंड करता है। जैसे मैं भी बिगनर था, आप सभी के जैसे मार्केट में नया था, तब मैं भी वो B2B पोर्टल लेके बैठता था, इंडिया मार्ट, अलीबाबा, एक्सपोर्टर्स इंडिया, सबके ऊपर वो लीड्स वगैरह डालता था, वो लीड्स को एंटरटेन करता था। मतलब एक साल में कम से कम कुछ 500,000 लोगों को एंटरटेन किया। उसमें से हार्डली शायद एक बंदा मुझे काम के लिए मिल जाता, तो मिल जाता। तो बाय लक अगर आप मेहनत करते हो 500,000 लोगों के बीच में, तब जाके आपको एक क्लाइंट अच्छा मिलता है B2B से। क्योंकि वहां पे क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक लीड आती है तो उसको एंटरटेन करने के लिए उसमें 100-200 लोग होते हैं। ओवरऑल देखने जाए तो मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव है B2B में देखने जाए, और काफी इंक्वायरी में ये तो नहीं बोलता कि फेक होती है, पर मतलब रिलायबल नहीं होती। आप कितनी बार भी उसको कांटेक्ट करो, उसमें से कोई आपको ऑथेंटिक आंसर नहीं मिलता। तो मेरी तरफ से ये मानना है कि B2B पोर्टल के ऊपर सिर्फ डिपेंड रह के बैठना और बायर आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं। तो शुरुआत में मैंने भी ऐसे B2B पोर्टल से काफी काम किया था, और हमने भी काफी ये किया था। हम B2B पोर्टल पे हमने काफी लोगों से बात भी की, तब जाके हमें एक ढंग का क्लाइंट मिला था।
तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप काम करना चाहते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार में और अगर आप बायर ढूंढना चाहते हो, मैं पर्सनली क्या करता हूँ आपको मैं बताता हूँ। ये तो सारी ये बिगिनर के लिए है। जैसे कोई एक्सपीरियंस आदमी होता है, हमारी जैसी कोई कंपनी होती है जो इतना एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम कैसे नए नए क्लाइंट लाते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर थोड़ा R&D करके हम 2-3 कंट्री के डिटेल निकालते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ओनियन के बारे में सोचा तो ओनियन के सबसे ज्यादा डिमांड यूएई में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है। यूएई का मार्केट के बारे में पता किया तो पता चला वहां पे एडवांस नहीं मिलता है, क्रेडिट और कमीशन पे काम चलता है ज्यादातर। तो वहां पे मैंने काम करना छोड़ दिया। नेक्स्ट हो गए नेपाल। तो मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर एक प्लानिंग करके वहां पे थोड़ा कोड का डेटा निकाल के एनालिसिस करता हूँ वहां की कंट्री में। वहां पे जो भी कंट्री है नेपाल में मैं ज्यादातर इंपोर्टर का कांटेक्ट करने का प्रयत्न करता हूँ। वहां पे जितने भी इंपोर्टर है गूगल के माध्यम से, मेरे खुद के पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के माध्यम से, इंपोर्टर को मैं मैक्सिमम कांटेक्ट करने का प्रयत्न करता हूँ और उसको मैं बताता हूँ कि मैं आने का वहां पे कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। और उसके 1-2 महीने में मैं वो कंट्री विजिट करता हूँ। विजिट करने के बाद वहां पे पर्सनली मैं मार्केट देखता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, मेरी कंपनी के बारे में बताता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ, मेरा कैटलॉग बताता हूँ, मेरे वीडियोस, मेरे फोटोज, मेरी कंपनी का सारा ए से लेके जेड तक डिटेल उसके साथ बैठ के मैं डिस्कस करता हूँ। और वहां की मार्केट में एक नहीं मिला तो दूसरे लोगों से मिलता हूँ, तीसरे लोगों से मिलता हूँ। कम से कम मैं 1-2-3 हफ्ते का प्लानिंग बना के वहां पे जाता हूँ और कम से कम मैं 20 से 30 लोगों से मिलता हूँ। मुझे सिर्फ चाहिए एक ही आदमी जो मुझसे काम करे, वो भी कैसे, एडवांस पेमेंट में काम करे, ऐसा मुझे वहां पे बंदा चाहिए और कुछ नहीं। तो वहां की मार्केट में जाके मिलके उसका भरोसा जीत के फिर 1-2 महीना उसके साथ बात करके वो बायर को मैच्योर करना पड़ता है कि वो आपके ऊपर भरोसा करे तो क्यों करे। और इस तरह से हम बायर को कन्वर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में हर रोज सुबह उठ के आपको एक नया बायर नहीं चाहिए। मेरे से आज से 6 साल पहले जो भी काम करता था वो भी आज के दिन भी मेरे साथ काम कर रहा। तो मतलब हर साल एक दो आदमी ऐड होते जाते हैं मेरे बिजनेस में। तो पुराने तो ऑलरेडी मेरे साथ काम कर ही रहे हैं। एक ही आदमी आपको साल में 8-10-15 बार ऑर्डर देता है तो उसका रेवेन्यू लाख में जनरेट होता है, आप उससे अच्छा पैसा कमाते हो। तो आप सोचो कि पेरिसेबल मार्केट में कंपटीशन भले ही ज्यादा हो, भले ही आपका फायदा 15,000-20,000 पर कंटेनर के ऊपर 35,000 हो, पर अगर आप समझो कि एक ही बायर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब जैसे 10 बायर आपके पास हो जाए अलग अलग कंट्री में, और 10 आदमी हर महीने रोटेशन वाइज आपसे सामान खरीदे, तो फिर अगर आप अब कैलकुलेशन आप लगाओ कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है ये प्रॉफिटेबल व्यापार बन जाता है। इसमें से रिस्क को कम करना है तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा नुकसान भी करना पड़ेगा। 1-2 बार आपको अपने पैसे जाएंगे तो जाने भी देने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं था, उसमें से आपको सीखना भी पड़ेगा और गलती आपको खुद फाइंड करके रेक्टिफाई करके उसको आगे अच्छा कैसे करना है उसके बारे में भी आपको पता करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई समझाने नहीं आएगा क्योंकि बिजनेस में कभी कोई किसी को सिखाने नहीं आता, अपने आप सीखना पड़ता है। अपनी गलतियों में से सुधारना कैसे मिस्टेक है उसको आपको खुद को आपको समझना पड़ता है। तो बायर फाइंडिंग करने के लिए हर साल मैं कोई नए नए कंट्री में जाता हूँ, हर साल मैं कुछ नया नया रोड मैप प्लान बनाता हूँ। जैसे कंट्री विजिट करके टॉप 3 कंट्री में सिलेक्ट करता हूँ। टॉप 10 कंट्रीज पहले मैं निकालता हूँ मेरी प्रोडक्ट की, कौन कौन मेरे से इंपोर्ट करता है ये प्रोडक्ट को इंडिया से सबसे ज्यादा। उसमें से 3 कंट्री को मैं टारगेट करके उसमें से 1 से 2 कंट्री में हर साल विजिट करता हूँ।
लोगों से मिलता हूँ, अपने विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करता हूँ, उसको ज्यादातर भरोसा दिलाने का प्रयत्न करता हूँ। इंडिया में भी उसको मैं इनवाइट करता हूँ, काफी लोग आते भी है इंडिया में, तो उसको भी मैं अपने वेयर हाउसेस, ऑफिस, सारी चीजें दिखाता हूँ। अगर इसको एक बार मेरे पे ट्रस्ट आ गया और मेरे से 1 से लेके 2 कंटेनर उसने ले लिए, तो फिर आगे कभी उसको मेरे से परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसने एक बार काम कर लिया और उसको अच्छा माल मिला, तो फिर आगे जाके उसको कोई दिक्कत है नहीं। आगे जाके उसको कोई भी कितनी भी लालच देगा तो भी वो आपका बायर है, तो किसी के पास नहीं जाए। इसी के साथ जो दूसरा स्टेप है बायर फाइंडिंग का, उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ ट्रेड फेयर एंड एक्सपो में। लास्ट साल, अभी पिछले साल मैंने गल्फ फूड में पार्टिसिपेट किया था मेरी कंपनी ने, जो होता है यूएई में हर साल फरवरी में होता है। तो ऐसे इंटरनेशनल एक्सपोज एंड ट्रेड फेयर में भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। जिस तरह से आप उसमें पार्टिसिपेट करके भी क्लाइंट पा सकते हो, क्योंकि वहां पे क्वालिटी लोग आते हैं, ऐसे टाइम पास करने वाले लोग नहीं आते, क्योंकि लाखों रुपए का खर्चा करके एक स्टॉल लेना पड़ता है, लाखों रुपए का खर्चा करके वहां पे आपको विजिट करना आना रहता है, तो क्वालिटी पीपल ही वहां पे आते हैं। इस तरह से एक दूसरा रास्ता ये होता है हमारा बायर फाइंडिंग करने का। तीसरा जो रास्ता है, उसमें मैं अपने पर्सनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे अभी 8 साल से भी ज्यादा का अनुभव है बिजनेस में, तो कम से कम मेरे पास 60+ कंट्रियों में मेरी पहचान है, जहाँ पे लोग मुझे पहचानते हैं। वहां की कंट्री में मेरे पास कोई ना कोई ऐसा आदमी है जो मेरे लिए, मैं अगर उसको कुछ भी काम बोलूंगा तो करने के लिए तैयार। तो अपने पर्सनल रिसोर्सेज में इस्तेमाल करता हूँ, मैं उसको पूछता हूँ, बोलता हूँ कि देखो तेरी कंट्री में, आपकी कंट्री में वहां पे ये मेरी प्रोडक्ट कुछ चल रही है, तो वहां पे कुछ प्रेजेंट करो। तो काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो मेरी प्रोडक्ट को वहां की मार्केट में उसकी कंट्री में प्रमोट करते हैं। अगर उसको कोई लेने वाला मिल जाए तो फिर उसको वो कन्वर्ट करते एडवांस पेमेंट देने के लिए मेरी कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन के, वो अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करते हैं उसके सामने, और उसको एक भरोसा दिलाते हैं, और इस तरह से वो क्लाइंट को कन्वर्ट करते हैं और वो मुझे देते हैं। उस तरह से मैं भी काम करता हूँ। तो देखो, ऐसे एक नहीं पर अलग अलग काफी इनोवेटिव ऐसे रास्ते हैं जिसमें मैं काम करता हूँ। इस तरह से मुझे खुद भी बायर मिलते हैं। सिर्फ घर पे बैठे बैठे, ऑफिस पे बैठे बैठे, B2B पोर्टल पे उंगली चलाते चलाते अगर आप बायर फाइंड करते रहोगे, तो आई थिंक सो कि आपको मिलने वाला है नहीं, और मिलेगा तो भी काफी टाइम लग जाएगा। अगर तो इन बिटवीन तो काफी कंपनियां बंद भी हो जाए। तो ऐसे अलग अलग 5 चैप्टर हमने दिए थे जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना था, और काफी लोगों को यही चीज के ऊपर ज्यादातर डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी होती है। तो आई होप कि मेरी ओर से मैंने काफी अच्छी चीज, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की थी, मैंने खुद भी ये प्रॉब्लम झेला था वो टाइम पे, तो सारी चीजों के ऊपर मैंने आप सभी को अच्छे से लाइटिंग आपको मैंने किया है। तो तानिया, अगर इसमें से किसी को भी कुछ भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, सो फील फ्री टू आस्क, वो हमें पूछ सकते हो 1 बाय 1। हम उसके भी कुछ आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाँ, तो आप में से कोई भी, थैंक यू सर, आप में से कोई भी अनम्यूट करिए, और अगर आपका कोई सवाल है जो आपको सर से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप पूछना नहीं चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और सर उसका आंसर देंगे। तो 1 बाय 1 अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए। सागर सर, कुछ सवाल है डायरेक्टली हम आपसे सुन रहे हैं आवाज? जी जी, बोलिए असगर भाई। मेरा नाम अली असगर है जी यहाँ दमाम सऊदी से। हम अभी आपके प्रोग्राम को देख रहा हूँ, और साइट्रस वाले जो है हमारे काफी अरसे से इनके प्रोग्राम को हम देख रहे हैं, और अच्छा तरह से आपने एक्सप्लेन भी किया काफी बेहतरीन तरीके से। यहाँ दमाम और रियाद के मार्केट पर जैसे यूएई का आपकी अच्छी पकड़ है, आपने एक्सप्लेन भी किया। यहाँ दमाम और रियाद के मार्केट का कुछ पकड़ हो तो जरा बताएंगे। और यहाँ जो है कमीशन बेस से, जैसे दमाम मार्केट को हम विजिट करते रहते हैं,
जहां तक हमको लगता है कमीशन बेस भी ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर SBLC वगैरह या किस तरह से जो है काम किया जाए, यहाँ थोड़ा सा प्रॉपर गाइड करें ताकि एंट्री किया जाए। स्ट्रगल कर रहे हैं अभी हम, अपना स्टेज आपको बता रहे हैं। जैसे आप अगर वहां की मार्केट में गए हो तो आपने क्या ऑब्जर्व किया वहां पे, वो लोग सामान कहाँ से लेके आता है आपको पता है? असगर भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि वो लोग सामान कहाँ से लेके आते हैं। इंडिया से यहाँ इंपोर्ट करते यूएई क्या? इम्पोर्ट नहीं करते हैं, यूएई से जो है ना वहां से लेके आते हैं कमीशन बेस पर, और यहाँ भी बिल्कुल। जो लेके आते हैं ना, यहाँ ला करके कंटेनर। अच्छा एक चीज बता दें, हम यही दमाम में ही रहते हैं, तो इसलिए हमको यहाँ और रियाद अजीजिया में भी विजिट करने का आसानी से मिल जाता है। तो जी। वहाँ दमाम से, सॉरी, दुबई से जो है लेके आते हैं कंटेनर, उनकी लगती है यहाँ, और जो पार्टियां हैं अपने पास ला करके डंप कर लेते हैं, और जो रेट होता है, अगर सप्लायर कह दिया कि हाँ इस रेट पर बेच लीजिए, तो वो बेच लेते हैं, और जो कमीशन उनका होता है वो अपने ले लिए, और फायदा या नुकसान हुआ वो सप्लायर अपना समझे। तो ये बिल्कुल, होता है। आपने बहुत सही बोला है। जैसे मेरा जो कंपनी है दुबई में, जी ये दुबई में ये लोग जो है ना, आपके रियाद, बहरीन, ओमान, सऊदीया, यहाँ से लोग, कुवैत, यहाँ से लोग आते हैं हमारे पास और हमसे सामान लेके जाते हैं। तो कभी कभार हमें ये होता है कि भाई आप इंडिया से लेके आओ ना, क्यों तकलीफ, मतलब आप इंडिया से डायरेक्ट इंपोर्ट करो, इंडिया से इंपोर्ट क्यों नहीं करते? यूएई की मार्केट से ही क्यों सामान लेते हो? आपको इंडिया की सामान चाहिए तो इंडिया से ही आपको लेना चाहिए, ठीक है ना? बराबर है ना असगर भाई? जी तो जी 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 होता है यूं कि ये लोग लेते नहीं है हमसे, ये लोग लेते हैं यूएई की मार्केट से। क्यों लेते हैं पता है? रीजन जी, पता है वो आपको? जरा एक्सप्लेन करें। जी हम बताएं, नहीं पता नहीं है डिटेल में। हमको आपको लगता मैं है कि रीजन, ये एक ट्रेंड ही चलता है जिस पर बस उसे स्टिक रहना चाहते हैं, बाकी उसे हट के नहीं करना आपको मैं चाहते हैं। रीजन बताता हूँ। उसका रीजन क्या है? जी आज के दिन इंडिया में ओनियन का रेट क्या है आपको पता है? जी जी, डेली का हमको मिलते रहता है। जी। और आज के दिन इंडिया में जी जी ओनियन का रेट है 13 रुपए, 13.5 रुपए, 14 रुपए के आसपास। जी दुबई पहुंचाने का खर्चा अगर आप देखने जाओ तो पर केजी आज के दिन 10 रुपए के आसपास है, 9.5 से 10 रुपए के। जी जी वहां की मार्केट में पहुंचाने का जो खर्चा है वो कुछ 4-4.5 रुपए के आसपास जी है, ठीक है? तो इस हिसाब से देखने जाए तो तकरीबन कुछ 28 रुपए के आसपास ओनियन का रेट पर केजी हो गया यूएई की मार्केट में पहुंचाने का रेट। समझना जी आपने बात, ठीक है? जी। आज के दिन आपको पता है यूएई का मार्केट कितना चल रहा है? वो नहीं पता है, वो वहाँ के मार्केट को नहीं टच करते हैं। अच्छा, अच्छा। आज का मार्केट यूएई का पर केजी यूएई जी का जी। मार्केट 7 रुपए से लेके 16 रुपए के बीच में चल रहा है। इंडियन रुपए की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडियन रुपए के, ओके। हाँ, आप समझो, इंडिया में वो कांदा 14 रुपए में पड़ रहा है, अभी 14 रुपए में चल रहा है। यूएई की मार्केट हाँ। में वही कांदा 7 रुपए से लेके 15 रुपए के बीच में वहां पे बिक रहा है, अच्छा। ठीक है? आज के दिन अगर वो लोग इंडिया से सामान लेंगे तो फिर उसको हाँ कितने में हाँ। पड़ेगा? कुछ तकरीबन 24 या 25 रुपए, 26 रुपए में पड़ेगा। जी, और वही 24 to सामान वो 26 तक है। यूएई से लेंगे ना तो उसको 16 रुपए में पड़ेगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि इंडिया इंडिया के कंडर। यूएई की मार्केट कमीशन बेस पे चलती है। हाँ हाँ। काफी कबार रेट ऊपर भी होता है, काफी कबार रेट नीचे भी होता है। तो जब रेट नीचे जी जी होता है ना, तब इंडिया से भी सस्ता रेट उसको यूएई की मार्केट से मिल जाता जी जी। है। इसीलिए वो लोग खरीद करने के लिए यूएई आते हैं, इंडिया में नहीं आते। ओके। जी और वो जी। लोग क्या करते हैं कि सामान देखते हैं, पहले माल चेक करते हैं, माल चेक करके हम्म। फिर पैसा देके वो बारात में लेके जाते हैं। हम उसको बारात बोलते हैं, बारात में वो लेके जाते हैं, अच्छा। ठीक है? तो इस तरह से वो लोग, इसलिए वो यूएई से सामान खरीदते हैं कि कभी कभार उसको इंडिया से भी सस्ता माल यूएई से मिल जाता है। और वो कौन देता है पता है? हमारे जैसे एक्सपोर्टर देता है, ठीक है? इसमें से तो काफी एक्सपोर्टर है, वो कमीशन बेस पे काम करता है ना, उसी का माल वो होता है। माल की कीमत होती है 28 रुपए, वो बेचारा लॉस करके देता है 7 रुपए से लेके 16 रुपए के बीच। ओके। हम्म।
और ये कंप्लीट यहाँ जो है यानी बहरैन मनामा का ले लीजिए, चाहे अजीजिया रियाद का ले लीजिए, दमाम का ले लीजिए, कंप्लीट मार्केट जो है कमीशन बेस है। किसी से भी बात कीजिए कि आप जो है इवन एलसी पर भी काम कीजिए तो बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, उसका एक ये रीजन सिचुएशन आपको है। मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, ये आपकी रियाद में नहीं, पूरे जीसीसी में, पूरे गल्फ में, जी जी पूरे जी गल्फ में आप कहीं पे भी चले जाओ, सऊदीया चले जाओ, ओमान चले जाओ, कुवैत चले जाओ, रियाद चले जाओ, बहरीन चले जाओ, दुबई चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, सारी गल्फ में वो लोग क्रेडिट पे ही काम करते हैं। जी हाँ, उसका रीजन है कि आगे भी वो लोग क्रेडिट में बेचते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको भी पैसे हाँ इंस्टेंट बिल्कुल, मिलते हैं। ठीक है ना, जी जी वो लोग जी आगे भी किसी को बेचते हैं ना, वो भी क्रेडिट में बेचते हैं। तो जी अभी जी क्रेडिट का सिस्टम बंद होने वाला है नहीं, क्योंकि समझो कि मैंने अगर क्रेडिट में माल बेचना बंद कर दिया, चलो यहाँ पे सब लोग सुन रहे, इसमें से भी सब लोगों ने क्रेडिट में माल बेचना बंद कर दिया, पर कोई ना कोई आदमी तो उसको क्रेडिट में माल देने वाला मिल ही जाए, जी हाँ, तो लोग क्रेडिट को बंद नहीं करेंगे। ठीक है ना, उसको क्रेडिट में जी, माल मिलना ही मिलना। तो वहां की सिस्टम ही ऐसी हो गई है कि वहां पे कोई एडवांस देने वाला है ही नहीं। तो अभी नई नई जी लेडी जो आ रही है वहां पे, जो नए नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं, वो लोगों को भी अभी हैबिट लग चुकी है आगे की सुनने के बाद, कि सब लोग क्रेडिट जी। में ही काम कर रहे हैं, क्रेडिट में ही काम कर रहे हैं। तो वहां पे अभी कोई भी दिन आज के दिन एडवांस देने वाला बचा ही नहीं, क्योंकि ट्रस्ट की चीज ही वहां पे खत्म हो गई। यहाँ पर क्या क्या सावधानी बरता जाए अगर इवन क्रेडिट पर ही काम कर, चूंकि मार्केट ही जीसीसी का कंप्लीट यही है, जी, तो क्या क्या सावधानी बरता जाए जिससे कभी चीटेड ना हुआ? देखो सबसे पहले तो हम है ना क्या करते, हम उससे पीडीसी चेक ले लेते। ठीक है, पीडीसी चेक ले लेते, पोस्ट डेटेड चेक। आप एक बार चेक लेके भी आप अपना कुछ सिक्योरिटी उसके साथ रख सकते हो चेक लेने के बाद। दूसरी चीज आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि ज्यादातर अभी हमने क्रेडिट वाला काम बंद कर दिया। हम बोलते हैं कि तू 2 पैसा कम देना चलेगा, पर सामान केस एंड कैरी में ही आपको लेके जा, पैसा दो और सामान लेके जाओ। 1 हफ्ते के बाद पैसा दूंगा, 15 दिन के बाद पैसा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा वहां पे होता था, इसलिए हमने वहां पे हमारी कंपनी खोल दी, ताकि हमें आसानी हो जाए काम करने में। क्योंकि हमारे पास भी यही दिक्कत आती थी वहां की मार्केट में काम करने के बाद, कि वो लोग क्रेडिट में हमसे माल मांगते थे, हमें क्रेडिट में माल उसको देना था नहीं, क्योंकि हमें भी पता था ये पैसा लेके भाग जाएगा तो हम उसका कुछ कर नहीं पाएंगे, इंडियन एम्बेसी के पास जाएंगे, दौड़ेंगे आए, वो कुछ भी करो बिल्कुल आप, कुछ नहीं उसका कर कोई सकते। कोई मसला आपको निकलने वाला, उसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि वहां की मार्केट में 2 ही सिस्टम से काम करते हैं। एक तो उससे हम पीडीसी ले लेते हैं, अगर वो क्रेडिट में हमसे माल लेना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते की, 7 से 8 दिन की सिर्फ पीडीसी ले लेते हैं, और 8 दिन में हम उसका चेक डाल ही देते, देखते हैं कुछ भी हो जाए। अदरवाइज हम कुछ नई पार्टी है तो हम उसको बोलते हैं कि पीडीसी भी नहीं चलेगा, केस एंड कैरी में ही आपको माल चाहिए तो ले, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम नहीं देंगे। तो यही 2 ही सिस्टम ऐसी है जिसमें आप काम करो तो आपके लिए बेहतर है, अदरवाइज आपको नुकसान जाने के चांसेस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, ये बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भी प्रोग्राम जो है बराबर देखते रहते हैं काफी धन्यवाद। अच्छा गाइडलाइन आपसे मिलता है। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर। सर ये अली जी का क्वेश्चन है, हाउ इज द अफ्रीकन मार्केट फॉर पेरिशेबल आइटम्स? देखो पेरिसिबल के लिए अफ्रीका का मार्केट बहुत बड़ा नहीं है, मार्केट है, पर एग्रीकल्चर आइटम के लिए अच्छा है, नॉन पेरिसेबल आइटम के लिए अच्छा है। जैसे राइस है, वीट फ्लोर है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, उसके लिए अच्छा है। एग्रीकल्चर में ये आप ये कांदा ये वगैरह कुछ करना चाहते हो, ग्रीन चिली या फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इसके लिए कोई बड़ा मार्केट नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक है, 2-3 कंट्री वो हमसे लेता, तो इतना कुछ बड़ा मार्केट नहीं है अफ्रीका, स्पेशली पेरिसिबल आइटम, ये फ्रूट वेजिटेबल एग्रीकल्चर कॉमोडिटी। थैंक यू सर। और भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करके सर से पूछ सकते हैं।
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप पूछ सकते हैं सर से, कोई सवाल है तो। जी, किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो कोई अनम्यूट करके वो हमसे पूछ सकता है, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी आप कुछ लिख सकते हो। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप 1 बाय 1 करके अनम्यूट करके आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हो। और थोड़ा मैं सिट्रस के बारे में बता देता हूँ कि जैसे सिट्रस जो है वो एक रीफर कंटेनर के लिए है। आई होप कि आपका ये अभी ये आईफोन में भी आईएसओ में भी आ जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है ना? यस सर। काफी अच्छा है क्योंकि ये एंड्रॉइड के लिए ही अभी अवेलेबल है, तो थोड़ा आईएसओ के लिए आ जाए ऐसा कुछ प्रयत्न करिए तो कि आपको थोड़ा ज्यादा यूजर्स मिले। और पर्सनली हमने एक्सपीरियंस किया है, आपका काम तो काफी अच्छा है सिट्रस का काम, तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि किसी को भी सिट्रस से काम करना है तो कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में हमारा लिंक है, आप वहां से अगर डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं सिट्रस ऐप, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है अभी तो। सर यहाँ पे काशिफ जी का एक सवाल है, इज देयर अ रिक्वायरमेंट ऑफ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन फ्रॉम बायर फ्रॉम यूएई? देखो यूएई का जो मार्केट है ना, ये मार्केट ही मतलब एक समझने जाओ तो कोई इतना कोई खास मार्केट है नहीं, ठीक है ना? मतलब चोर के जैसा मार्केट है, वहां पे चोर पुलिस की तरह काम चलता है, तो इंस्पेक्शन कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है वहां, क्योंकि वहां पे भी हमारे इंडियन बैठे हैं ज्यादातर जितने भी बैठे हैं, तो ऐसा कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं होता। हाँ, कभी कभार कोई क्लाइंट ने हमें मांग लिया कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाना है, पर मैं आपको बता दूं, देखो पेरिसेबल आइटम में वो लोग हमसे कमीशन बेस पे काम करते, तो कमीशन बेस पे अगर आप देखने जाओ तो सामान खरीदने का भी पैसा आपका, लॉजिस्टिक का भी पैसा आपका है, यूएई में इंपोर्ट करने का भी पैसा आपका लगा, तो उसका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी कौन करे? क्योंकि आप देखने जाओगे तो आप ही एक्चुअल में वहां पे इंपोर्टर हो, भले ही आपकी कंपनी ना हो, पर एक्चुअल में आप ही के पैसे से वहां से इंपोर्ट हो रहा है सामान, तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की कोई जरूरत है नहीं। हाँ, एक है कि ग्रीन चिली वगैरह आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो ना, तो इसमें कुछ वो उसका लैब रिपोर्ट लेना जरूरी है, तो ऐसी 2-3 चीजें उसमें लिए आपके आपके कुछ इंस्पेक्शन गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के हिसाब से जरूरी है। बाकी उसको छोड़ के सारी जो आप पेरिसेबल आइटम है उसमें कुछ भी इतना कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, राइट? इसके लिए आपको कुछ ज्यादा परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी यूएई के। ओके, थैंक यू सर। नकुम जी का एक क्वेश्चन है, हाउ टू एक्सपोर्ट ग्राउंड नट्स एंड कैशियोज, वेयर इज द नीड फॉर ग्राउंड नट इन द कंट्री मतलब वर्ल्ड ही मींस। देखो, ग्राउंड नट का सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया से चाइना है, ठीक है? जो मूंगफली है ना, ये हमारे गुजरात से भी काफी एक्सपोर्ट होती है हर साल, और सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स है चाइना। चाइना हमसे इंपोर्ट करता है, चाइना को छोड़ के भी काफी बड़े मार्केट है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वो लोग भी हमसे, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, ये लोग भी हमसे ग्राउंड नट इंपोर्ट करते हैं। ग्राउंड नट में भी काफी अलग अलग वेराइटी है, क्वालिटी है, अलग अलग वेराइटी की क्वालिटी के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ग्राउंड नट का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। काफी लोग है वो ग्राउंड नट में, स्पेशली इंडिया से मर्चेंट एक्सपोर्टर है ज्यादातर, जो एपीएमसी यार्ड है वहां से सामान खरीद के फिर वो अपने वो बैग में पैकेजिंग करके फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? तो ग्राउंड नट का और केश्यू का मार्केट अच्छा है। केश्यू में आपको बता दूं इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं, मोजाम्बिक तांजानिया से इंपोर्ट भी होते हैं रो केश्यू, ठीक है? इस तरह से पूरा मार्केट है इंडिया से ग्राउंड नट का और केश्यू का। ओके, जी सर। जी મિત્રાજ છે નકુમ રાજકોટ થી છું। जी जी તમારા એડવાન્સ લેવલના પ્રોગ્રામમાં 7, 8, 9 માં હું રજીસ્ટર કરવા માંગુ છું। अच्छा, તો એના માટે ફી પેમેન્ટ પહેલા કરવાનું રહેશે કે પછી? એમના માટે હું તમને એક નંબર આપી દઉં છું, એ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી લો ને પ્લીઝ, કારણ કે આ જગ્યાએ એમના માટે ડિસ્કસ કરવા માટે નથી। ઓકે ઓકે, સોરી સર। હું તમને છે ને નંબર આપી દઉં છું, જે કોમેન્ટ સેક્શન ની અંદર નંબર આપેલો છે, ઓકે વાંચી લો તમે નંબર 9898537051, એમના ઉપર ઓકે રેડી રેડી। પ્લીઝ વાત કરી લો, બરાબર ને? और
અને આ મગફળી અને જે એમાં હોય છે એમાં અલગ અલગ જાતો આવે છે, વેરાયટી અલગ અલગ હોય છે, એમાંથી કઈ વેરાયટી સારી અને ક્યાં ચાલે, કયા देशમાં? देखो नकुम जी का ये क्वेश्चन ये है कि ग्राउंड नट में कौन सी वैरायटी की मूंगफली चलती है और कहाँ पे एक्सपोर्ट होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना में एक्सपोर्ट होती है ग्राउंड नट सबसे ज्यादा। और अगर आपको कोई भी मार्केट का, तानिया एक अच्छी चीज बताता हूँ आप सबको, अगर आपको कोई भी मार्केट, कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड चेक करनी हो ना, तो मतलब ये मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा है, घर पे बैठे बैठे फ्री में देखना चाहते हो ना, तो आपको एक अच्छा सा एक चीज बता दूं, एक एक्जिम एनालिटिक्स करके वेबसाइट, सारे लोग नोट डाउन कर लीजिए, सबसे अच्छी चीज बताता हूँ, घर पे बैठे बैठे फ्री में रिसर्च करना दिखाता हूँ, सिखाता हूँ आपको कैसे होता है। एक्जिम एनालिटिक्स करके एक गवर्नमेंट की वेबसाइट, गूगल पे आपको सिर्फ लिखना है एक्जिम एनालिटिक्स, लिखोगे ना तो वहां पे गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, वहां पे आपको आपकी प्रोडक्ट का एचएस कोड होता पता होना चाहिए। एचएस कोड के बारे में तो आपको पता है ना, एचएस कोड क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम नंबर, हर एक प्रोडक्ट का एक एचएस कोड होता है, ठीक है। एचएस कोड आपको वहां पे एंटर करना है, एचएस कोड आप एंटर करोगे ना तो वो जो आपकी प्रोडक्ट है वो इंडिया से कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट हो रही है, इंडिया से कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट हो रही है, सबसे पहले तो वो पता चलेगा, टॉप 10 पोर्ट आपके सामने आएंगे। फिर रीजियन, कौन सा रीजियन, एशियन है, यूरोपियन है, वो कौन उसको इंपोर्ट कर रहा है, उसमें से भी फिल्टर करके कौन सा कंट्री है वो उसको सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। तो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू कितने मिलियन, कितने बिलियन डॉलर में वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट हुई थी, कौन सी कंट्री उसको सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, तो सारी चीजों के बारे में आपको घर पे बैठे बैठे सिर्फ पूरा नॉलेज मिलेगा एक्जिम एनालिटिक्स के थ्रू। देखो ऐसे काफी टूल्स है जिसका आप इस्तेमाल करके घर पे बैठ के भी आप बिजनेस कर सकते हो, पर लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ पे कैसे काम करना है, कौन से टूल्स का घर बैठे बैठे इस्तेमाल करना है, तो लोगों को पता नहीं होता बिजनेस कैसे किया जाए। इस तरह से आप प्रोडक्ट की डिमांड चेक कर सकते हो। तो इसमें से अभी आपको किसी को भी ग्राउंड नट की डिमांड चेक करनी हो, कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है, कौन इंपोर्ट कर रहा है, कौन सी कंट्री इंपोर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट का एचएस कोड लेके एक्जिम एनालिटिक्स के थ्रू R&D करिएगा, घर पे बैठे बैठे आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर। ये भी एक नया नॉलेज है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जैसे लोग आए और लोगों को बताए कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीज है जो वो उनको पता ही नहीं है कि हमको कहाँ से सर्च करना है, कहाँ से क्या करना है। तो आपने देखिए आज एक बहुत अच्छी चीज बताई और शायद लोगों को ये बहुत काम आएगी रिसर्च करने में उनके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और हम लेंगे। विच इज द बेटर कंट्री हु इम्पोर्ट ड्रैगन फ्रूट? तो ड्रैगन फ्रूट है ना, अभी हमने वासी में विजिट किया था, वो लोगों ने ड्रैगन फ्रूट वहां पे इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्रूट मेनली होता है थाईलैंड और वियतनाम और वो साइड होता है सबसे ज्यादा, और ईरान से भी वो लोग इंपोर्ट करते हैं वहां पे। ज्यादातर इसके जो इंपोर्टर है ना वो बॉम्बे के वासी एरिया में है, क्योंकि वहां पे कोल्ड स्टोरेज सबसे ज्यादा है। तो इंपोर्ट करने के लिए थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम ये भी कंट्री है, ईरान से भी वो लोग इंपोर्ट करते हैं ड्रैगन फ्रूट। तो आप ये सारे कंट्री को टारगेट करते हुए आप कर सकते हो प्लानिंग इन ड्रैगन फ्रूट इंपोर्ट। थैंक यू सर। एक सवाल और है कि लास्ट क्वेश्चन एक मुझे पूछना था। हाँ जी पूछिए। सर सागर सर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। लेट्स से अगर दुबई की आप बात कर रहे हो, आपका खुद का वहाँ पर अगर सेटअप हो, सपोज मेरा खुद का वहाँ पर सेटअप है, तो मैं डायरेक्ट एंड बायर के साथ क्यों नहीं काम कर सकता? जैसे लुलु हो गया, माजिद अल फुतैम हो गया, जैसे सऊदी वगैरह में पांडा वगैरह होता है, तो वो लोग कैश एंड कैरी करते हैं या फिर वो लोग भी क्रेडिट मांगते हैं? वो लोग भी क्रेडिट मांगते हैं, बट वहां पर तो आपको गारंटी है ना, वो तो बड़ा ग्रुप है, वो धोखा नहीं देगा। गारंटी रहता है। देखो पहले तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कोई आपको मना नहीं कर सकता कि आपको वहां पे डायरेक्ट एंड यूजर से आप काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अगर आपके पास सोर्सिंग अच्छा है, सऊदी वाला है, वहां पे लुलु मार्केट है, किसी के साथ काम करना चाहते हो करो। हर एक का अपना एक परचेज का एक डिपार्टमेंट, ठीक है ना। राइट। तो वहां पे परचेज डिपार्टमेंट में ज्यादातर जितने भी लोग हैं आपको मैं बता दूं वो लोग इंडियन है,
राइट, साउथ से है काफी लोग, इंडिया से है, ठीक है ना। पुणे साइड से ज्यादा लोग हैं सुनता हूँ हाँ, और अपना अपना खुद का अपना खुद का कुछ सेटिंग होता है वो लोग, मैं। राइट, समझ में आया। तो काफी चीज ओपनली हम बात नहीं कर सकते, पर वो लोगों का अपना अपना कुछ ना कुछ तरीका है, वो उसी से सामान खरीदते हैं। आप कितनी भी बार जाओगे उसको अच्छा प्रपोजल देके, कभी कभार क्या हमें भी ये लगता है कि हमारी प्रपोजल तो सबसे बेस्ट है, क्यों वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो नहीं होती है, थोड़ा बैठना पड़ता है कभी कभार वो लोगों के साथ। पर्सनल रिलेशन लगाना चाहिए फिर वहां पर, सेकंड रास्ते से दूसरे रास्ते से जाओ बात करके। जी जी, राइट राइट, थैंक यू सर। बिल्कुल। हेलो जी पूछिए। जी सागर सर, मैं नकुम बात कर रहा हूँ। जी, कपास जो होता है उसकी डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि गासड़ी बनानी पड़ती है हमको? देखो नकुम भाई, बेल्स में एक्सपोर्ट होता है, बेल्स बेल्स में खबर पड़े ने। हाँ गासड़ी। हाँ, એટલે ગાસડી तो શું છે કે આખી છૂટી હોય। देखो हम्म, जो जीनिंग होता है ना, जीनिंग में प्रेस करके उसके हाँ बेल्स वो बनते हैं। हाँ, तो बेल्स बना के आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ज्यादातर जो होता है ना कॉटन, वो बेल्स के माध्यम से एक्सपोर्ट होता डायरेक्ट तो नहीं होता है ना? है। नहीं नहीं, डायरेक्ट ऐसे रो कॉटन एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि रो कॉटन का क्या है कि वॉल्यूम, एक कंटेनर में आप भरने जाओगे ना तो हम्म, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो जगह ज्यादा रोकेगा, हम्म, तो आपका सामान ज्यादा उसमें जाएगा नहीं। तो उसको हाँ प्रेस करके ये उसके बेल्स बना के फिर एक्सपोर्ट। हम्म, और जीरू? જીરું પણ આ તમે એક્સપોર્ટ કરી શકો છો। એમની બી અલગ અલગ, એમની બી એના બી પેકિંગ અલગ અલગ હોય છે, ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ પેકિંગ। એની કઈ કન્ટ્રીમાં એની સારી ડિમાન્ડ છે અત્યારે? મોસ્ટલી ક્યુમિન માટે યુરોપિયન માર્કેટ વધારે સુટેબલ હોય છે। ઓકે, હું એક ફાર્મર જ છું, ખેડૂત છું। હમ મારા પપ્પાને ખેતી કરે છે, 18 વર્ષ અત્યારે મારી ઉંમર છે। હમ મારે 2 વર્ષમાં ફાઇનલી એક્સપોર્ટ કરવું છે અને બીજાની ખેડૂતનો માલ ખરીદી અને જી મારે વેચવો છે। जी जी जी। ખેડૂતને ફાયદો થાય એટલા માટે। हम्म। नकुम भाई का एक प्रयत्न ये है, वो लोग ये बोलना चाहते हैं कि मुझे 2 साल में कैसे भी करके एक्सपोर्ट करना है, और मेरे जितने, वो फार्मर है, उसके पापा भी फार्मर है, मतलब जितने भी फार्मर है उसका सामान लेके हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करें, ऐसा कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना है। तो इसकी सोच काफी नए के काफी अच्छी है। बिल्कुल नकुम भाई, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। कभी भी आपको कुछ भी साथ सरकार की जरूरत है, आइए मिलिए, बात करिए, ठीक है। हम उसके बारे में भी आगे पर्सनली यहाँ डिस्कस यहाँ करेंगे आपके क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा आपके ऊपर फोकस करके पूरा आपको ऐसे लेके जेड तक समझा नहीं सकता है। होप सो यू अंडरस्टैंड। हाँ, यहाँ पे क्या है, हम माल बेचने जाते हैं तो हमारे बनाने प्रोडक्ट हमारी है, हमें उत्पादन किया है, हमें मेहनत की है, और हमारा मार्केट, जो मार्केट में माल लेके जाता है उसका जी प्राइस कोई और करता है। बाकी सब का प्राइस तो जी નકુમ ભાઈ, તમારી વાત કમ્પ્લીટલી સમજી ગયો છું। આપના જે બી ક્વેશ્ચન છે, આપને મેં નંબર આપેલા છે, એમના ઉપર તમે રજૂ કરશો, આપણે ડિટેલમાં ચોક્કસ આ બાબતે વાત કરશું। સર તમારી સાથે ડાયરેક્ટ વાત થઈ શકશે? જી 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 જી, તમે રજીસ્ટર્ડ થશો ને એટલે વાત થશે। તમને મેં નંબર આપેલા છે। ઓકે, રજીસ્ટર કરી પછી તમારી સાથે વાત થઈ जी શકે। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ થેન્ક યુ। थैंक यू। हिमांशु जी ने हाथ उठाया है। हिमांशु जी, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, हेलो सागर सर, हेलो जी तन्या मैडम, कैसे हैं आप सब? हम सब लोग ठीक है, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ मैडम। थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है सर। जी बताइए। सर आपके वीडियोस काफी फॉलो करता हूँ सर, सीख रहा हूँ, अभी तो मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ। जी अभी मुझे एक चीज पूछनी थी कि मुझे घी का एक्सपोर्ट करना है, जी और उसके लिए मेरे पास मैन्युफैक्चरर है जो कि खुद मैन्युफैक्चरर है, खुद ही गोपालक है, और वो ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करता है। उसकी छोटी सी उसने रजिस्ट्री कर रखी है, FFSI लाइसेंस ले रखा है। क्या नाम है उसका? और उसका है कृष्णा सर, कृष्णा करके है, कच्छ से है। ओके ओके। तो वहां से वो करता है। तो अभी मुझे वो उसके, हम अभी जस्ट रिसेंटली 1 हफ्ते पहले मुलाकात हुई थी और फिर एक्सपोर्ट की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप करिए सर, मैं आपको सारा माल दूंगा वगैरह करके। ओके ओके, तो अब मुझे ये पूछना था कि सर उसके पास सिर्फ FFSI के अलावा और कुछ नहीं है
तो मैं कैसे अभी उसकी प्रोडक्ट को लेना हो तो मैं क्या डायरेक्ट एज इट इज अपनी कंपनी के नाम से उसकी प्रोडक्ट भेज सकता हूँ क्या? वो मेरे को मटेरियल देने को तैयार है? हाँ, आप ले सकते हो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर, आप उसका सामान खरीद सकते हो, आप अपना ब्रांडिंग कर सकते हो उसके ऊपर, कोई मुश्किल नहीं है। ओके। और इसमें ब्रांडिंग कैसे, मतलब आई मीन उसने बोला कि आपको प्लेन चाहिए तो प्लेन भी दे सकता है, तो उसमें ब्रांडिंग जरूरी है क्या? मान लो कि मैं अपने से मेरी कंपनी का स्टिकर लगा के दे दूं कि भाई सो एंड सो एक्सपोर्टर XYZ एक्सपोर्टर मेरी कंपनी का नाम है अगर फॉर एग्जांपल, तो वो लगा के मैं दे सकता हूँ क्या? वो माल एक्सपोर्ट कर सकता हूँ? जी जी, कर सकते हो आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर। आप उसको बोलो कि आपका जो भी बोतल है उसको आपको एज इट इज रखना है, ऊपर जो स्टिकर है आप छपवा लो, अदरवाइज आप उसको बोलो वो छपवा लेंगे। उसकी जगह पे आपके स्टिकर लग जाएंगे, आपकी कंपनी की आपकी ब्रांड बन जाएगी। उसका कृष्णा है, आप राधे कृष्णा रखना चाहते हो तो आप राधे कृष्णा का स्टिकर छपवा लो, वो आप उसके ऊपर लगा लो तो आपकी ब्रांड हो जाएगी। ओके ओके। नहीं आई मीन मतलब वो कंपनी डिटेल्स, पैकिंग डिटेल्स और ये सब होना जरूरी है कि प्लेन बॉटल भी अगर वो ग्लास की बॉटल हो वगैरह है, फिर कार्डबोर्ड देखो बॉक्स वगैरह आप पूरा एक्सपोर्ट पैकिंग? करते हो ना, तो एक्सपोर्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये दोनों कंपल्सरी, पहली चीज। ओके। दूसरी चीज कि अगर आप कोई भी रीजन में बेचते हो, जैसे आप गल्फ की मार्केट में बेचते हो तो वो लोगों का ऐसा नियम है अरेबिक लैंग्वेज में लिखना जरूरी है, ठीक है? ओके ओके। अब यूरोप में बेचते हो तो वहां पे फ्रेंच में लिखा हुआ जरूर, क्योंकि वो लोगों की नेटिव हाँ लैंग्वेज। हाँ हाँ हाँ, यस यस। આપણે ગુજરાતીમાં બી કઈ બી વસ્તુ આપણે પેકિંગ કરીએ તો કેમ ગુજરાતીમાં કંઈક લખેલું હોય, हाँ हाँ हाँ, साची बात सर। गुजराती में लिखा हुआ ना हो तो भी हिंदी में या इंग्लिश में कुछ भी, मतलब हम समझ सके वो लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट में आप जब भी ब्रांडिंग पैकेजिंग करो, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी और बैच कोड, कस्टमर केयर नंबर, ऐसा थोड़ा ऑथेंटिक और अच्छा लगे इस तरह से अपना कुछ ब्रांडिंग वगैरह करो तो ज्यादा बेहतर है। सर बैच कोड એટલે वो कैसे निकालेंगे? आई मीन आप कोई भी रखो, समझो कि आपका पहला बोतल है, ठीक है? हाँ जी सर। तो पहला बोतल है तो पहले बोतल के ऊपर बैच कोड लग दो 001, दूसरा बोतल है तो 002, 500 बोतल है तो 005। वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो बार कोड वगैरह होना ऐसा कोई जरूरी भी नहीं आदमी है ऐसा बोले आपको कि ये बोतल है ना, इसमें से ये खराबी हुई है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कौन सी बोतल में से वो चीज खराब हुई थी? ओके ओके, कौन से मंथ का था, कौन से वीक का था? वो बोलेगा कि 50 बैच कोड 50 नंबर वाली बोतल है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो टाइम पे कब ये बोतल पैक हुई थी, तो क्या ये मंथ में पैक हुई थी, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आया था, क्या दिक्कत आई थी सामान में, तो आपको एटलीस्ट पता चले कि आपके साथ क्या हुआ। बराबर से बराबर से। सर अगर मुझे अपने कंपनी के लेबल से वो अगर माल सेल करना हो तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? मुझे क्या वापस रजिस्टर FFSI लाइसेंस लेना पड़ेगा या उसके लाइसेंस पे चलेगा? नहीं, आप उसके लाइसेंस पे चला सकते हो, आप मर्चेंट फसाई भी ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, मर्चेंट फसाई ले सकते हैं, और अपीडा तो लेना पड़ेगा एज इट इज क्योंकि फूड प्रोडक्ट है करके। और बात, और एक्सपोर्टर कंपनी का नाम का लेबल ही लगा सकता हूँ या मुझे भी कोई ऐसे अलग से कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी इस प्रोडक्ट के लिए? नहीं नहीं नहीं, आप ये एक्सपोर्टर कंपनी का ही लगाओ, एक ही कंपनी, अलग अलग नहीं। समझ गया सर। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सागर साहब, अभी जो आपने एक्जिम एनालिटिक्स का दिए थे, इस तरह का बेहतरीन 2-3 और जो है कुछ टूल्स जो है अगर शेयर कर दें तो सारे हम लोग जो नए हैं उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो। फिलहाल आप एक्जिम एनालिटिक्स के ऊपर फोकस करो, आपका हफ्ता 1 महीना निकल जाएगा। जी जी, वो तो है, टाइम लगेगा, ज्यादा एक साथ बता दूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, 2 हाथ पैर वहां पे लगाओगे, 2 हाथ पैर यहाँ पे लगाओगे, कोई काम होगा। एक ही ये पोर्टल ऐसा है कि जिसमें आप एक पूरा हफ्ता या एक पूरा महीना एक एक प्रोडक्ट का डिटेल निकालते रहोगे ना तो भी कम बनेगा, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट एनालिसिस भी है, इंपोर्ट एनालिसिस भी है, दोनों। जी हाँ, देख रहे हैं उसको। सर यहाँ और ओके सर, यहाँ किसी का सवाल है सर, अदर कंट्री से कोई सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है उसकी कोई वेबसाइट है क्या?
मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सेम वेबसाइट आपने बताई है, राइट? अदर कंट्री से कोई से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है उसकी कोई, देखो इसके लिए है ना एक चीज है, पोर्ट डेटा होता है ना, पोर्ट डेटा, तो काफी अदर कंट्री का भी पोर्ट डेटा होता है। मैं यहाँ पे कोई कंपनी को प्रमोट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ, पर काफी कंपनी भी है वो दूसरी कंपनी कंट्री का भी पोर्ट डेटा प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो पोर्ट डेटा के माध्यम से हम जान सकते हैं कि अदर कंट्री से क्या सामान एक्सपोर्ट होता है, क्या सामान इंपोर्ट होता है, पोर्ट डेटा होता है। आपको आई होप कि आप ये फील्ड में हो तो आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट डेटा क्या होता है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो, जब आपका शिपिंग बिल फाइल होता है, तो गवर्नमेंट के पास आपका सारा डिटेल रहता है, वो एक डेटा होता है, तो फिर ये मार्केट में आता है पब्लिश हो के, तो पोर्ट डेटा के माध्यम से आप पता कर सकते हो कोई भी अदर कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट कहाँ पे एक्सपोर्ट हो। जी सर। हेलो तान्या मैडम। हाँ जी बोलिए। मैडम एक सवाल था, ये जो सिट्रस की जो वेबसाइट है मैडम, उसमें जो हाँ। ऐप मैं यूज करता हूँ, जी उसके अंदर जैसे मुझे प्री प्लान करना हो तो मुझे डेट मिलनी मुश्किल हो जाती है। आई मीन जैसे फॉर सपोज मैं अभी डालता हूँ 5 अक्टूबर के आसपास मुझे देखना हो, तो ऐसे मेरे को मिलना मुश्किल हो जाता है, तो वो कैसे मैडम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? सर, अभी हमने अपना ऐप अपडेट किया है, उसमें आपको एडवांस में वेसल शेड्यूल आपको मिल जाएगा। तो आप अगर ऐप ओपन करेंगे तो देखेंगे ऑप्शन है वेसल शेड्यूल का, उसमें आपको अक्टूबर में कौन से डेट का आप प्लान कर रहे हो वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अभी अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लीजिए आप सिट्रस ऐप, यहाँ पे लिंक है तो आप अपडेट कर सकते हैं वहां से, अपडेट आपको मीन्स मिल मैडम वो जाएगा। जो हाँ प्ले जी। स्टोर में आता है वहां से तो अपडेटेड ही रखता हूँ, कोई ड्यू नहीं है करके। अभी कोई नया अपडेट कैसे मैं अपडेट करूँ, क्योंकि मुझे 1-2 बार ईमेल इससे पहले भी आ चुके हैं कि न्यू अपडेट आया, न्यू अपडेट, बट वो खोलता हूँ तो डायरेक्ट ऐप खुल जाता है। तो कैसे, कोई अलग से अपडेट लिंक है क्या? सर, ऐप में ही नीचे अपडेट का ऑप्शन है। अगर आपके पे नहीं आया है तो मैं एक बार चेक करा लूंगी कि आप पे क्यों नहीं आया है पर्टिकुलरली। प्लीज मैडम, क्योंकि मुझे जी क्या ऐसा एडवांस प्लानिंग के लिए मेरे को अगर देखना पड़ेगा तो सबसे पहले मुझे कब की अवेलेबिलिटी है, तो अकॉर्डिंगली आई कैन वर्क है, और अपने बायर को मैं वो क्या कहते हैं टेंटेटिव डेट्स वगैरह दे सकता हूँ कि कितना मुझे प्रोसेसिंग टाइम लग सकता है वगैरह करके। जी 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 मैं वो समझ ऑप्शन गई। में थोड़ा हो रहा था मैडम इशू। ठीक है सर, मैं एक बार चेक करवा लेती हूँ आपके पे पर्टिकुलरली क्यों नहीं आया है। जी मैडम और प्लीज। फिर आप अपडेट कर लीजिए और आपको वेसल शेड्यूल वगैरह सब मिल जाएगी। ओके मैडम। नहीं जी, और यहाँ आपके लिए बता सर रहा हूँ। एक और चीज है, वहां पे ऑप्शन है शेड्यूल कॉल बैक का। अगर आप हेल्प के ऑप्शन में जाएंगे, शायद आपने देखा होगा। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो वहां से आप कॉल बैक भी कर सकते हैं, आप वहां से पूछ सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा कॉल का। अच्छा ओके ओके ठीक है यस। मैडम। ये तो मैंने तो सोचा अगर आपके कि बाय ऐप से अगर हो जाता तो किसी को परेशान ना करना पड़े कभी भी जी एट अ टाइम पूछने के लिए। कोई इशू नहीं है सर, हम तो इसीलिए बैठे हैं कि आपकी जो भी सवाल है, जो भी आपकी परेशानी है वो सॉल्व कर सके। तो थैंक आप यू वहां मैडम, से कॉल बैक एंड कर लीजिएगा। गुड विशेस मैडम। नया स्टार्टअप है, नए के लिए हम लोग सब मिलके आगे बढ़ सकते हैं इसके थ्रू मैडम। थैंक यू वेरी मच। जी जी सर, थैंक यू सो मच। तो तानी जी, आपके सर। लिए हम बता रहे हैं, हाँ जी वो सर। जो हिमांशु सर का जो कमेंट है वो दुरुस्त है, वो अपडेट वाला कोई इशू है, हाँ चेक सर, कर हाँ लीजिएगा अपने ऐप को। जी जी ठीक है, जरूर, मैं चेक कर ठीक लेती है, हूँ ओके, कि किसके पे इशू आ रहा है, फिर मैं सॉल्व करा दे सकती हूँ। और अगर आप लोग फाइन, को और थैंक भी यू। कोई क्वेरीज है तो आप वहां से कॉल बैक शेड्यूल कर लीजिए, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप किसी का सवाल है तो अगर आप चाहे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। एक मैडम, मेरा एक सवाल है। हाँ जी पूछिए। काशिफ, ऐप में एक जो कस्टम क्लियरेंस ऐड सर्विस करनी है, जी ठीक है, ऐड सर्विस वाला सेक्शन है, और उसमें कस्टम क्लियरेंस में 3 तरह के हैं सेलेक्ट क्लियरेंस टाइप। तो एक है सेल्फ टूलिंग या ऑन व्हील या डॉग स्टफिंग। इन तीनों में क्या डिफरेंस होगी सर्विसेज में, वो थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर दें। सर, अगर ये आप बेहतर एक्सप्लेन कर देंगे तो सही रहेगा। क्या बता रहे थे? ये कस्टम क्लियरेंस में 3 टाइप के होते हैं। ऑन व्हील कस्टम क्लियरेंस। हेलो सर, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, तो ये 3 कस्टम क्लियरेंस के बारे में आपसे पूछ रहे हैं जी। देखो, आपको मैं तीनों प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ। एक होता है ऑन व्हील।
ऑन व्हील का मतलब होता है कि देखो जैसे मेरा एक वेयर हाउस है नासिक में, जहाँ से मेरा कांदा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, ठीक। वहां पे मेरा गाड़ी आता है, मतलब कंटेनर आता है लोडिंग के लिए, तो मेरे ओके। पास सेल्फ सीलिंग परमिशन तो है नहीं, ठीक है, मतलब मैं खुद तो उसको सील नहीं कर सकता, तो मेरा गाड़ी वहां पे लोड हो जाएगा मेरे वेयर हाउस पे। अच्छा। लोड होने के बाद वो जाएगा या तो सीएफएस या तो जाएगा वो आईसीडी में। ओके, सीएफएस आईसीडी क्या होता है आपको पता है? बता दीजिए। जी, सीएफएस का फुल फॉर्म होता है कंटेनर फ्रेट स्टेशन, आईसीडी का फुल फॉर्म होता है इनलैंड कंटेनर डिपो। हाँ मतलब हाँ। इनलैंड मतलब लैंड, मतलब जो समुंदर है ना वहां पे नहीं, इनलैंड मेन लैंड पे जो होता है ना वो होता है आईसीडी। अच्छा। सी लैंड पे जो होता है ना वो होता है सीएफएस। जैसे बॉम्बे है तो बॉम्बे के पास समुंदर है, तो वहां पे सीएफएस होगा, वहां पे आईसीडी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा। तो अगर मेरे पास सेल्फ सीलिंग परमिशन नहीं है तो गाड़ी मेरे पास आएगा, लोडिंग में कर दूंगा, तो ये आईसीडी ये सीएफएस ये दोनों का रोल होता है आपका सामान का कस्टम क्लियरेंस करना, कस्टम एग्जामिनेशन करना, शिपिंग बिल फाइल करना, उसको सील लगाना, ये सारी प्रोसीजर होती है ना वो आईसीडी और सीएफएस पे होती है। तो सबसे ओके। पहले रास्ता तो ये होगा कस्टम क्लियरेंस का कि मैं सामान अपनी जगह पे मंगवाऊं और वहां पे उसको स्टफिंग लोडिंग करके मैं आईसीडी या सीएफएस के थ्रू उसको मैं क्लियर करवा के फिर मैं उसको पोर्ट तक भेज दूं। ओके। तो सबसे पहला रास्ता क्लियर हो गया कस्टम क्लियरेंस का, एक इस तरह से हो सकता है। ओके। दूसरा रास्ता कि अगर मैं कंटेनर अपनी जगह पे ना मंगवाऊं, काफी कबार क्या होता है कि कंटेनर जब भी आप मंगवाते हो तो मंगवाने का और वापस भेजने का दोनों का तो भाड़ा आप ही को देना पड़ेगा ना। ठीक है। हाँ। एम्प्टी गाड़ी मंगवाना फिर लोडिंग करके वापस लेके जाना, तो काफी चीज क्या होती है, चलो ये ऑनियन और ये सारी चीजें तो पेरिसेबल आइटम है, तो इसमें हम कंटेनर मंगवा के लोडिंग करते हैं। तो मैं खुद नॉन पेरिसेबल आइटम भी एक्सपोर्ट करता हूँ, जैसे राइस है, व्हीट फ्लोर है, तो उसमें मेरा कोई कंटेनर मंगवाने की मेरे को कोई जरूरत है नहीं। ये टर्म्स में मैं क्या करता हूँ, अपना सामान लेके मैं सामने आईसीडी और सीएफएस पे जाता हूँ सामने, अच्छा। और वहां पे मेरा कंटेनर तैयार होता है, वहां पे मेरा लोडिंग हो जाता है और वहां पे उसका लेकिन कस्टम क्लियरेंस होके सील लगा के फिर वहां पे से वो गाड़ी पोर्ट में जाएगा और एक्सपोर्ट होगा। जी बोलिए। उसमें 2 बार लोडिंग नहीं करना पड़ेगा, एक बार आपके वेयरहाउस से और एक बार वहां कंटेनर में स्टफिंग? जी 2 बार लोडिंग करना पड़ेगा, पर मेरा एक तरफ का भाड़ा भी बच रहा है ना। ओके। तो लोडिंग अच्छा, तो अनलोडिंग का इकोनॉमिकल। खर्चा इतना ज्यादा नहीं आएगा कंपेयर टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अच्छा अच्छा, यानी ये ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा कि जी वहां आईसीडी में जाके उसको तब स्टफिंग कराया जाए। जी, पर वो मैं कब करता हूँ, जब मेरा पेरिसेबल कार्गो नहीं रहता तब। अच्छा। ठीक है, और पेरिसेबल है तो जैसे कांदा है उसके लिए उसके लिए मैं फैक्ट्री स्टफिंग करता हूँ, क्योंकि एक बार फैक्ट्री लोडिंग स्टफिंग। किया फिर वापस अनलोड किया फिर वापस लोड किया, 2 बार वो ओनियन की बोरी को पटका जाएगा ना, तो ओनियन के ऊपर जो उसकी स्किन होती है ना वो निकल जाएगी। करेक्ट करेक्ट। ठीक है ना। तो पेरिसेबल कार्गो में ये होता है कि पेरिसेबल आइटम होती है ना, उसको जितनी भी बार हाथ आपका टच होगा उतनी बार वो प्रोडक्ट खराब होने का चांसेस डैमेज ज्यादा है। होगा सर, ठीक है। वो टर्म्स में हम क्या करते हैं, फैक्ट्री स्टफिंग करते हैं। फैक्ट्री स्टफिंग में मेरे पास परमिशन तो है नहीं फैक्ट्री स्टफ करने का, तो फैक्ट्री स्टफ में कर दूंगा, पर उसका क्लियरेंस ऑन व्हील हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन व्हील क्लियरेंस। अच्छा। ठीक है, तो पहला ये ठीक है। रास्ता ये है। दूसरा रास्ता मैंने आपको जो बताया, आईसीडी में लेके जाओ सामान, वहां पे क्लियरेंस करवाओ। और तीसरा अच्छा रास्ता है आप एईओ का सर्टिफिकेट ले लो, जिसको आप सेल्फ सीलिंग परमिशन बोलते हो। अच्छा। अच्छा, अपनी फैक्ट्री पे सेल्फ सीलिंग का परमिशन ले लो, गवर्नमेंट आपको परमिशन देगा सेल्फ सीलिंग करने का, मतलब तो कंटेनर भी ये सेल्फ मंगवाओ, सील। सामान भी आप लोड कर दो, उसका सील कर दो, डायरेक्ट वो जाएगा पोर्ट पे, कस्टम क्लियरेंस करने के लिए नहीं जाएगा इसे। अच्छा, तो सेल्फ सीलिंग का परमिशन ये जो है ये मर्चेंट एक्सपोर्टर को मिल सकता है क्या, या मर्चेंट सिर्फ को भी मिल मैन्युफैक्चर? सकता है, मैन्युफैक्चरर को भी मिल सकता है। मर्चेंट को अगर लेना है ना, तो हाँ मर्चेंट को जो जगह से उसको लोडिंग करना है ना, वो लोडिंग पॉइंट से उसको एनओसी चाहिए,
अच्छा, और वहां के ओनरशिप का जो है उसका भी कुछ कागजात आपको दे देना पड़ेगा, और उसका क्राइटेरिया है कुछ सालाना आपका कुछ 15 से 20 कंटेनर मिनिमम एक्सपोर्ट होने चाहिए, तब जाके आपको ईओ का परमिशन मिलेगा। पुराना रिकॉर्ड इतना अवेलेबल हो जाए उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि आप 2-3-5 कंटेनर कर दोगे तो आपको मिलेगा, कम से कम उसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ 14 या 15 कंटेनर आपके एक साल में एक्सपोर्ट होने चाहिए, तब जाके आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और ये तीसरा ऑप्शन जो डॉग स्टफिंग है वो वही हो गया कि नॉन पेरिशेबल का आपने बताया कि अपने व्हीकल में ले जाए वहां इनलैंड कंटेनर डिपो में, और वहां से फिर स्टफिंग करें एंड देन वहां पर क्लियरेंस हो। ये थर्ड ऑप्शन हो गया डॉग स्टफिंग। जी, ओके ओके, तो ये अगर नॉन पेरिशेबल है तो ये इकोनॉमिकल पड़ जाता है। बिल्कुल। थैंक यू। सागर सर, एक गाइड कीजिए कि पोर्ट डाटा चीप में और क्विक जो है कैसे हम लोग आसानी से मिल पाए, कैसे ट्रैक करें, कैसे खोजें? सिर्फ आप गूगल पे लिखो पोर्ट डेटा प्रोवाइडर कंसल्टेंसीज, गूगल के ऊपर जितनी भी चाहिए उतनी कंपनी आपके सामने आएगी। किसी भी कंपनी के साथ आप बात करो वो आपको पोर्ट डेटा प्रोवाइड करेगी। पोर्ट डेटा लेना के लिए आपके पास एक एचएस कोड होना चाहिए प्रोडक्ट का, क्योंकि जब आप पोर्ट डेटा लेने जाओगे ना, कंसल्टेंसी वाले आपको पूछेंगे सर कौन से पोर्ट का चाहिए, तो सबसे पहले तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि मेरी आइटम कौन से पोर्ट से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, ये नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा? मैंने आपको जो जैसे बताया एक्जिम एनालिटिक्स के थ्रू आप पता कर सकते हो इंडिया से कौन से पोर्ट से कौन सा सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि सब पोर्ट का, इंडिया का हर एक पोर्ट का आपको डेटा निकालोगे तो भी कोई काम का है नहीं, काम का डेटा निकालोगे तो ही वो काम का है। ठीक है, तो वही पोर्ट का डेटा निकालना है जहां से वो आइटम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता हो। ओके, और उसके एक साल वाला डेटा निकालना है जहां से आज के, मतलब बोले तो पोर्ट डेटा इंस्टेंट नहीं मिलता, एक महीने पुराना मिलता है। जी जी, ठीक है, तो एक साल का निकालो, वही एचएस पोर्ट का निकालो जो प्रोडक्ट का आप फोकस करते हो, जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। बिल्कुल। तो एचएस कोड और पोर्ट नेम ये दोनों फिक्स होना चाहिए जब आप एचएस कोड का डेटा निकालने जाओ। तो ऐसी हजारों कंसल्टेंसी आपको गूगल से मिल जाएगी, यहाँ पे हम किसी को प्रमोट नहीं करते इसलिए हम किसी का नाम नहीं बताते। ओके ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। मैडम इफ यू अलाउड, एक और लास्ट क्वेश्चन है जी जी जी, ऐप से ही रिलेटेड। हाँ हाँ बोलिए। ऐप में फाइनल जो है बिल ऑफ लेडिंग टाइप 3 है, ओरिजिनल, सीवे या सरेंडर, तो ये तीनों कब किस केस में कब कौन सा सेलेक्ट करना है ऑप्शन? सर ये भी, इसका सवाल जवाब भी आप ही दे दो तो अच्छा रहेगा। क्या पूछ रहे हैं सर? प्लीज। बिल ऑफ लेडिंग्स का 3 ऑप्शन है, एक तो सरेंडर, पीएल का सर, फिर ओरिजिनल या सीवे, तो कौन सा कब सेलेक्ट करना है? आपने कितने कितने 3 टाइप बताए? एक तो सीवे बताया, फिर एक ओरिजिनल, एक सीवे और एक सरेंडर। अच्छा, देखो सीवे को ही सरेंडर बोला जाता है, ठीक है ना? अच्छा, सीवे मतलब सरेंडर हो गया। बट यहाँ ऐप जो है सिट्रस वाला, उसमें 3 ऑप्शंस लिखे हुए हैं बीएल टाइप सेलेक्ट करने के लिए। एक्चुअल में क्या होता है, एक टेलेक्स होता है, टेलेक्स, ओके, एक होता है सीवे और एक होता है ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग जिसको हम नॉन नेगोशिएबल बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, इसके अलग अलग प्रकार है। कौन सी सिचुएशन में कौन सा बिल ऑफ लेडिंग निकालना, ये जानना समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें भी आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस 100% है। रिसेंटली एक अभी यूएई से बायर मुझे मिला था, मुझे तो नहीं मिला था एक्चुअली, मेरे एक स्टूडेंट को मिला था। वो मेरे स्टूडेंट को बता रहा था कि मैं आपको 20% एडवांस दूंगा, 20% एडवांस दूंगा और 80% आपको मैं स्कैन कॉपी ओबीएल, स्कैन कॉपी बीएल पे दे दूंगा। ये टर्म्स में तो आप एक तरह से देखने जाओ तो ये पेमेंट टर्म सेफ है, क्योंकि 20% आपके पास एडवांस है उसका, 20% आपको अगेंस्ट बीएल देना है। तो मतलब आप बिल ऑफ लेडिंग दोगे फिर ही वो सामान लेके जाएगा, उसके पहले तो सामान लेके जा नहीं सकता। ठीक है, यहाँ तक तो आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, सब हम लोग समझते हैं जितने भी सुन रहे हैं। बिल ऑफ लेडिंग मतलब जब तक ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग हमारे पास है तब तक आपका कंसाइन नहीं, मतलब आपका बायर सामान छुड़ा नहीं सकता।
ठीक है, पर उसने एक चीज लिखी थी ब्रैकेट में, वो लिखा था सीवे। अच्छा, ठीक है, 80% अगेंस्ट बिल ऑफ लेडिंग, पर बिल ऑफ लेडिंग कौन सा होना चाहिए? सीवे होना चाहिए। तो सीवे का मतलब क्या हो गया? ऑलरेडी वो पार्टी को सरेंडर हो गया वो बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, आप उसको स्कैन कॉपी करके दोगे तो उसको उतना ही चाहिए, वो डायरेक्ट सामान छुड़ा लेगा, फिर आपके ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा बिल ऑफ लेडिंग निकालना। अगर आपको 100% एडवांस पेमेंट मिल जाता है क्लाइंट से, तो फिर डायरेक्ट आप सीवे निकालो। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग निकालते हो, उसके बाद सीवे में कन्वर्ट करते हो, तो भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं बिल ऑफ लेडिंग कन्वर्ट करने। अच्छा, तो अगर आपका पैसा आ जाता है तो सीवे निकाल दो, अगर आपके पास पैसा आ जाता है तो उसको टेलेक्स में ट्रांसफर करवा दो। अगर बायर से पेमेंट लेना बाकी है तो फिर ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग ही निकालना, सीवे मत निकालना। ओके ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग आए यहाँ पे, पार्टिसिपेट किया और सर से इतने सारे सवालों के जवाब भी लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम मेनली ये वेबिनार इन्हीं सब चीजों के लिए करते हैं। तो थैंक यू, आप सब यहाँ पे आए, और सर आप यहाँ आए, पार्टिसिपेट किया और इतने सारे सवालों के लोगों के जवाब दिए। एंड अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो होराइजन ग्रुप के साथ कनेक्ट करिए, सर से बात करिए और अपनी क्वेरीज सॉल्व करिए। और अगर लॉजिस्टिक रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सिट्रस फ्रेट को डाउनलोड करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और हमसे जुड़िए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो जरूर क्लियर होंगे। तो इसी के साथ मैं ये वेबिनार एंड करती हूँ। आप हमारे चैनल्स हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे एंड लिंक्डइन पे भी आप फॉलो करिए। एंड थैंक यू सो मच, आगे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच सर थैंक यू आने के लिए। थैंक यू, सर, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे सर। थैंक यू एवरीवन। अभी मैं ये वेबिनार बंद कर रही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।